Hello everyone, and I welcome you all to join MNS Academy. The chapter which we are going to do today is biomolecules. So जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो आपके क्लास 11th की बायोलॉजी में भी है एंड क्लास 12th की केमिस्ट्री में भी है. सो जो यहाँ पे कंटेंट है वो दोनों को मिक्स करके यहाँ पे है. मीन्स आपको अगेन इस चैप्टर को केमिस्ट्री के लिए जाके नहीं करना पड़ेगा या इसको बायो में जाके नहीं करना पड़ेगा. दोनों का कंटेंट यहाँ पे मिक्स्ड है एंड ये चैप्टर एमएनएस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने देखा है कि हर बार इस चैप्टर से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आता ही है. स्पेसिफिकली जो इसमें विटामिन्स का पार्ट है जहाँ पे हमारे विटामिन्स एंड उससे रिलेटेड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स है उस पार्ट से तो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. तो इस चैप्टर को स्किप नहीं करना एंड हो सके तो इसके आप अपने पर्सनल नोट्स भी बनाना जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिवाइज़ करने में इजी हो एंड आप इसको बहुत जल्दी अच्छे से रिवाइज़ कर पाओ एंड इसको अच्छे से कंप्लीट कर पाओ. सो अब ये चैप्टर्स हम स्टार्ट करेंगे और इसको अच्छे से कंप्लीट करना है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं. तो ये फर्स्टली जो है ये डेफिनेशन है बायोमोलिक्यूल्स का. द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन etc which combine in a specific manner to produce living system and maintain it are called biomolecules. So biomolecules क्या हैं. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है जिनमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट हो हम उनको कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. सो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो एक सिस्टम में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और एक स्पेसिफिक मैनर में वर्क करते हैं जिससे कि एक लिविंग सिस्टम प्रोड्यूस होता है. लिविंग सिस्टम प्रोड्यूस होता है मीन्स एक लिविंग सिस्टम सस्टेन कर पाता है लाइफ. जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स में क्या बहुत सारे हमारे बायोमोलिक्यूल्स है. जैसे हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन्स है उसके बाद से विटामिन्स है विटामिन्स है एंजाइम्स है. मिनरल्स को हम बायोमोलिक्यूल का पार्ट नहीं मानते हैं. तो ये सब क्या करते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं एक स्पेसिफिक मैनर में वर्क करते हैं जिससे हम लिविंग रह पाते हैं. तो इन मॉलिक्यूल्स को ही हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं. देन सेकेंड पार्ट क्या है. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन डैट ऑकर्स इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. सो ये जो एक ब्रांच है केमिस्ट्री की. केमिस्ट्री में जैसे होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देन उसके बाद से बहुत सारे पार्ट होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री. तो वैसे ही एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम ये केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होती है उसी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. तो ये एक ब्रांच है. ऐसे जैसे आपसे पूछा जाता है ना स्टडी ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी जो बोलते हैं हम कि ह्यूमन बॉडी के सिस्टम में क्या क्या रिएक्शन हो रहे हैं जहाँ पे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी. वैसे ही ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम रिएक्शंस पढ़ते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है. तो उसको हम क्या कह रहे हैं बायोकेमिस्ट्री. देन जैसे मैंने आपको बताया कि बायोमोलिक्यूल्स में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स विटामिन्स एंजाइम्स डीएनए एंड आरएनए. तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट से. तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं एंड जो ये फर्स्ट है ये डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का. दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स or substance which give this substance on hydrolysis and contain at least one carbon atom. So ये क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो पॉलीहाइड्रोक्सी है. पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स उसके अंदर मल्टीपल OH ग्रुप हो सकते हैं जो अल्कोहल के लिए है. देन मल्टीपल एल्डिहाइड ग्रुप हो सकते हैं और मल्टीपल कीटोन ग्रुप हो सकते हैं. तो ये है हमारा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जिसको हम स्पेसिफाई करते हैं. यहाँ पे आर में हो सकता है कोई भी बड़ा ग्रुप अल्काइल ग्रुप बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और बहुत हैवी मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका. ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हमारे पास ये तीनों फंक्शनल ग्रुप हैं. और इसके अलावा क्या है इसके अलावा हमारे पास उसमें ऐसे मॉलिक्यूल जिनको हम ब्रेक डाउन करें तो उसके ब्रेक डाउन प्रोडक्ट में भी हमें ये हमारे फंक्शनल ग्रुप दिखे तो हम उसे कहेंगे कि ये तो फिर हम कहेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है. एक तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी. देन सेकंड कंडीशन क्या है कि वो कायरल एटम होना चाहिए उसमें जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर एक कायरल एटम होना चाहिए. तो कायरल एटम क्या होता है मान लो ये हमारा सेंट्रल एटम है कार्बन. कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4. तो ये जो चारों वैलेंसी है ना इन चारों वैलेंसी पे अगर अलग अलग एटम्स होंगे तो ही कायरल होगा.
तो अभी कायरल कब होगा, मान लो इसकी एक बॉन्ड बनी हाइड्रोजन के साथ, एक हमने बनाई यहाँ सल्फर के साथ, एक यहाँ पे कार्बन के साथ, एंड एक मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हुआ। तो अब ये जो चारों एटम है, ये जो हमारा सेंट्रल कार्बन है, और कायरल कार्बन जो होता है उसको हम ऐसे स्टार से मार्क करते हैं। जब हम अगर हमें कहीं पे ड्रॉ करना होता है कि कायरल कार्बन कौन सा है, तो हम उसे स्टार मार्क के डिनोट करते हैं। तो अभी हमारा था सेंट्रल एटम, तो इसके साथ एक बॉन्ड क्या फॉर्म हुई, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हुई ऑक्सीजन के साथ, सेकेंड सल्फर के साथ, थर्ड यहाँ पे कार्बन के साथ, एंड फोर्थ यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ। तो चारों बॉन्ड जो इस सेंट्रल कार्बन एटम ने फॉर्म किए वो चारों डिफरेंट एटम्स है। तो ये हमारा हो गया कायरल कार्बन। तो हमारी कार्बोहाइड्रेट के लिए जो नेसेसिटीज़ थी वो क्या होनी चाहिए थी कि या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीएल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए, या तो उसमें एटलीस्ट वन कायरल एटम होना चाहिए, तभी हम उसे कहेंगे कार्बोहाइड्रेट है। देन जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका एक जनरल फार्मूला होता है CxH2O। तो ये फार्मूला जो भी हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो फॉलो करते हैं, बट अगेन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, एन एक्सेप्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखना है। तो रैमिनोज, डीऑक्सीराइबोस, रैमिनोहेक्सोस डू नॉट ओबे दिस फार्मूला बट दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो यहाँ पे जनरल फार्मूला है, ये जो तीन हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये इसको फॉलो नहीं करते, बट स्टिल दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। बिकॉज कुछ टेस्ट होते हैं जैसे मॉलिश टेस्ट है, फिर टॉलेंट टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, ये सब आपने देखे होंगे। ये MNS के एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते बट NCERT में मेंशन है। तो जो ये सब टेस्ट है, जब हमने ये सब टेस्ट ये रैमिनोज, डीऑक्सीराइबोस के साथ परफॉर्म किया था, मॉलिश टेस्ट जो होता है वो बेसिक टेस्ट होता है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। मीन्स कोई भी अगर सब्सटेंस हमें दे दिया, हमने उसको सबसे पहले मॉलिश रिएजेंट होता है वो डाला, उसके बाद देखा कि अगर टेस्ट हमारा पॉजिटिव आया इट मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट है। तो जब रैमिनोज और डीऑक्सीराइबोस या फिर रैमिनोहेक्सोस के साथ वो मॉलिश टेस्ट किया गया था तो वो पॉजिटिव आया था, इट मीन्स वो जो भी है वो कार्बोहाइड्रेट है, भले उनका जो केमिकल फार्मूला हो वो जनरल फार्मूला के साथ मैच ना करा, बट उसने वो सारे मॉलिश टेस्ट को पॉजिटिव दिया, मीन्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और ये बिकॉज यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो ये तीनों याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ दिस इज़ कार्बोहाइड्रेट। हो सकता है कि बाकी चीज़ें वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ना हो या फिर हो, और इनमें से तीनों में से कोई एक डाल दिया गया हो और पूछे कि विच ऑफ दिस इज़ कार्बोहाइड्रेट, तो वहाँ से आपको टिक करना पड़ेगा कि, तो इनके नाम अच्छे से याद रखना। जिन जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो तीन टाइप के हैं। फर्स्ट इज़ मोनोसैक्राइड्स, सेकेंड इज़ ओलिगोसैक्राइड एंड थर्ड इज़ पॉलीसैक्राइड। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, हम उनको सैक्राइड्स भी कहते हैं, इसलिए इनके प्रीफिक्स में सैक्राइड्स लगे हुए हैं। मोनो मीन्स सिंगल, ओलिगो मीन्स फ्यू, एंड पॉली मीन्स बहुत सारे होते हैं। तो अभी क्या है इसको हम अच्छे से देखते हैं। सो मोनोसैक्राइड्स, दे आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच कांट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स। सो जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, या उसका सिंगल रिपीटिंग यूनिट है जिसको वो रिपीट कर करके बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। और जो हमारा मोनोसैक्राइड है उसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज मीन्स उसको फर्दर ब्रेक डाउन करके उससे छोटा मॉलिक्यूल नहीं बना सकते। दे आर कॉल्ड एज एल्डोस और कीटोस डिपेंडिंग अपॉन द वेदर दे हैव एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। तो जो हमारे मोनोसैक्राइड्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एल्डोस एंड सेकेंड वन इज़ कीटोस। तो अगर जो भी हमारा मोनोसैक्राइड है अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO ग्रुप, तो हम उसको एल्डोस कहते हैं, और अगर उसमें COO ये कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम उसको कीटोस कहते हैं। तो जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एल्डोस एंड कीटोस। देन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट दे आर कॉल्ड एज ट्रायोस, टेट्रोस, ETC। तो अब जो भी हमारे मोनोसैक्राइड्स हुए उन मोनोसैक्राइड्स में अगर 3 कार्बन है तो हम उसे ट्रायोस कहते हैं, 4 कार्बन है तो हम उसे टेट्रोस कहते हैं, 5 कार्बन पेंटोस, 6 हेक्सोस। ऐसे डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन्स इन द मोनोसैक्राइड हम उसको अलग अलग नाम देते हैं। नेक्स्ट इज ऑल मोनोसैक्राइड्स आर स्वीट स्मेलिंग, क्रिस्टलाइन, वाटर soluble and are also capable of diffusing through cell membranes। सो जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं उनकी स्मेल होती है स्वीट, उसके बाद वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ सकते हैं, दे आर वाटर soluble
एंड उसके बाद से बिकॉज वो वाटर सॉल्युबल हैं तो वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोस वाइल फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोस। सो जो हमारा ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन का मोनोसेक्राइड होता है एंड उसमें जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसलिए हम उसको एल्डोहेक्सोस कहते हैं। एंड जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन ग्रुप होता है इसलिए हम उसको कीटोस बोलते हैं। और दोनों में 6 कार्बन होते हैं इसलिए हम इसको ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोस एंड फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोस भी कहते हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट हमारा मोनोसेक्राइड होता है ना वो होता है ट्राइओस, मीन्स उसमें 3 कार्बन होते हैं। अगर कि 3 कार्बन होते हैं तभी उसमें एक कायरल कार्बन फॉर्म हो पाता है, इसलिए वो हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन को फॉलो कर पाता है। इसलिए जो सिंपलेस्ट हमारा मोनोसेक्राइड है वो 3 कार्बन का होता है, इसलिए हम उसको ट्राइओस कहते हैं या फिर कीटोस कहते हैं, ट्राइओ कीटोस ऐसे कहते हैं। देन जो एग्जाम्पल है हमारा 3 कार्बन का ट्राइओस का तो वो है ग्लिसरल एल्डिहाइड। एंड जो 3 कार्बन कीटोस होता है हम उसको कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। दे हैव 1 और मोर एसिमेट्रिक कार्बन एंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो जो हमारे ग्लिसरल एल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है इनमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन होता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मीन्स ही कायरल कार्बन होता है, उसी को हम एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। एंड उसके अलावा वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स जो भी हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं या फिर जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट है उनको हम क्या करते हैं, उनका एक सॉल्यूशन बनाते हैं एंड उनके थ्रू एक लाइट पास की जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन वो जो लाइट, मान लो ये हमारा यहाँ पे हमारा मोनोसेक्राइड है तो हमने यहाँ से ये लाइट सेंड की है इसके ऊपर, तो वो जो लेफ़्ट में भेजता है एक जो होता है वो लेफ़्ट में टर्न कर देता है, एक राइट में टर्न कर देता है। उसके डिपेंडिंग हम जो भी हमारा मोनोसेक्राइड है उसको लीवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। इसलिए आप देखते हो कि ग्लूकॉन डी या फिर डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज होता है ना, वो इसके बेसिस पे हम लिखते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो लाइट को किस तरफ रोटेट कर दे रहा है। देन ये अभी कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। मोनोसेक्राइड्स का ये, देन ये ओपन स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में हमारे बुक में बहुत है कि पहले हम मानते थे कि जो हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो सिर्फ स्ट्रेट चेन है। जो ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है ना, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो पहले ऐसा माना जाता है कि ग्लूकोज सिर्फ स्ट्रेट चेन है, बट उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उससे प्रूफ हो गया कि नहीं, ग्लूकोज एक साइक्लिक फॉर्म में रहता है, वो स्ट्रेट चेन में नहीं है। तो वो क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुए थे उसके बारे में अभी देखते हैं कि कौन से एक्सपेरिमेंट थे या क्या हमारे पास एविडेंसेस है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अब ग्लूकोज का चेन स्ट्रक्चर होता है और वो चेन स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट रहता है। डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज डिफर only in configuration as C2 and are known as apimers। सो जो डी ग्लूकोज होता है ना, ये हमारा ग्लूकोज है। एंड मैनोज में क्या होता है कि जो हमारा सेकंड कार्बन है, ये जो कार्बन है अगर इसकी पोजीशन, अभी जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में जो ये हमारा OH है, ये OH हमारे किस साइड है, हमारे राइट साइड में। और जो मैनोज होगा उसमें क्या होगा, बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स है ना ये सब सेम होंगे। OH इसमें जैसे फोर्थ में अगर राइट हैंड साइड में है, फिफ्थ में राइट हैंड साइड में, तो वो राइट हैंड साइड में रहेगा, थर्ड में राइट हैंड साइड में और रहेगा। मैनोज में क्या होगा, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, जस्ट जो सेकंड कार्बन का OH है, जैसे हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज में क्या है, सेकंड कार्बन का OH राइट हैंड साइड में है, तो मैनोज का जो OH रहेगा सेकंड कार्बन का वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, एंड जो H है वो राइट हैंड साइड में हो जाएगा। मीन्स ये वाली पोजीशन जस्ट चेंज हो जाती है, तो हम उसको मैनोज कहते हैं। और जो स्ट्रक्चर्स या जो मोनोसेक्राइड्स में सिर्फ एक कार्बन की पोजीशन वैरी होती है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको एपीमर्स कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दिस इज एपीमर ऑफ ग्लूकोज। तो वहाँ पे फ्रक्टोज, हेक्सोज, सुक्रोज कुछ भी लिख देंगे, तो आपको याद रखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज का एपीमर है, तो वो है मैनोज, बिकॉज वो ओनली C2 कार्बन की पोजीशन पे वेरी करता है। सिमिलरली D-glucose and D-galactose differ in configuration around C4 atom and are known as apeimer। So जैसे कि अभी हमने देखा एपीमर मैनोस में क्या चेंज है, उसमें C2 की पोजीशन सिर्फ चेंज होती है। वैसे ही जो गैलेक्टोज होता है, गैलेक्टोज में जो ये C4 कार्बन है हमारा, मैनोस के लिए हमारा कौन सा कार्बन चेंज हो रहा है, C2, एंड फॉर गैलेक्टोज C4।
तो अब जैसे कि C4 में क्या होगा कि जो हमारा राइट हैंड साइड का OH है वो लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा एंड H आ जाएगा राइट हैंड साइड में। मीन्स ये अपनी पोजीशन को ओरिएंट कर देता है लेफ़्ट टू राइट, तो वो बन जाता है हमारा गैलेक्टोज। तो जो मैनोज एंड गैलेक्टोज है ये दोनों एपीमर हैं किसके, ग्लूकोज के। मैनोज में कौन सी पोजीशन है कार्बन की जहाँ चेंज हो रहा है, वो है C2 एंड गैलेक्टोज में है C4। Thus, pair of diastereomers differing only in configuration around C2 or any other chiral carbon except C1 are called epimers. So अभी हमने देखा कि जो भी हमारे पोजीशन चेंज हो रही थी C2 एंड C4 पे हो रही थी, इसलिए हम इसको क्या कह रहे थे, एपीमर्स। तो एपीमर के लिए एक और कंडीशन जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि जो C1 पे कार्बन है हमारा वो हमेशा सेम रहना चाहिए, उसमें कोई उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। वो एल्डिहाइड है, ग्रुप है, तो वो एल्डिहाइड ही रहना चाहिए। अगर वो एल्डिहाइड नहीं रहेगा तो फिर ये हमारे एपीमर्स नहीं होंगे। एंड डाइस्टीरियोमर यहाँ पे एक न्यू टर्म है। तो डाइस्टीरियोमर्स क्या है कि जो भी हमारे ये कार्बन फॉर्म हो रहे हैं ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस हैं। मीन्स ये एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर हम एक के ऊपर दूसरा डालेंगे तो ये दिखेगा नहीं, हमें पता चलेगा कि हाँ इन दोनों में डिफरेंस है, तो हम इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस। और डाइस्टीरियोमर्स जो होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस होते हैं एक दूसरे के। सो हमारा एपीमर्स क्या है, वो डाइस्टीरियोमर होना चाहिए एंड उसकी जो C1 की जो कार्बन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम C1 उसकी कोई भी कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकती है बट C1 की चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, एपीमर कहेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर। ऑल द पेंटोज एंड हेक्सोज एग्जिस्ट इन साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। जो भी हमारे पेंटोज है, हेक्सोज है, मोनोसेक्राइड, वो साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर में रहते हैं। एंड ये जो हेमी एसिटल है इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फॉर्म होता है, जो ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये ब्रांच एंड स्ट्रेट चेन है। तो ये बाद में क्या करता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में आ जाता है तो हम इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को हेमी एसिटल कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप जो होता हमारा, अगर वो कीटोन होता तो हम इसको क्या कहते हैं, हेमी कीटल कहते हैं। द नेक्स्ट इज इन फ्री स्टेट दे हैव जनरली 6 member cyclic structure known as pyranose form, and in combined state some of them have 5 membered cyclic structure called furanose. सो जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो इसके जो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होती है उसमें 6 मेंबर्स होते हैं, और 6 मेंबर्स होते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, पायरेनोस। बट इन सम केसेस क्या होता है कि जो वो हमारा साइक्लिक मेंबर होता है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है उसमें 5 मेंबर्स होते हैं। तो जब 5 मेंबर्स होते हैं तो उसको कहते हैं फ्यूरेनोस। तो ये 5 एंड F उससे याद रख सकते हो कि 5 है तो वो फ्यूरेनोस है एंड 6 है तो वो पायरेनोस है। तो इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा ग्लूकोज है जब साइक्लिक फॉर्म में आया तो उसमें 6 मेंबर है। ये देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड ये 5 एंड ये ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन है तो ऐसा नहीं कि उसको हम साइक्लिक रिंग का पार्ट नहीं मानेंगे, वो भी साइक्लिक रिंग का पार्ट है। इसी को लेके 6 मेंबर्स हैं, इसलिए इसका नाम ग्लूकोपायरेनोज है। एंड जो इसमें 6 कार्बन के जो हमारे 6 कार्बन थे उसका एक कार्बन बाहर है, रिंग में ऑक्सीजन आ गया। ये जो साइक्लिक फॉर्मेशन हुई है इसमें, उसके वजह से अब जो ऑक्सीजन है वो साइक्लिक रिंग का पार्ट बन चुका है। देन इसके बाद ये हमने देख लिया कि क्या होता है फ्यूरेनोस, क्या है पायरेनोस। देन अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। ड्यू टू साइक्लिक हेमी एसिटल और हेमी कीटल स्ट्रक्चर ऑल द पेंटोज एंड हेक्सोस एक्सिस्ट इन 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म। सो बिकॉज जब ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है ग्लूकोज का या फिर कोई भी मॉलिक्यूल का, तो वहाँ पे भी 2 टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, वो एक टाइप के आइसोमर्स होते हैं जिनकी स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। और जो हमारे 2 टाइप के स्टीरियो आइसोमर फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है, अल्फ़ा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। और जो ये अल्फ़ा फॉर्म है और बीटा फॉर्म है इनको हम क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। एपीमर्स क्या था, वो एक कार्बन पे पोजीशन चेंज हो रही थी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, तो वहाँ पे हम क्या कह रहे थे, एपीमर्स। वैसे एनोमर में क्या होता है, एनोमर में भी एक कार्बन पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, तो हम उसे कहते हैं एनोमर्स। एंड अल्फ़ा डी ग्लूकोज वो है जिसमें OH जो है हमारा उसकी पोजीशन आप देख सकते हो बिलो द रिंग है, एंड बीटा में क्या है, अबव द रिंग है हाइड्रोक्सिल की पोजीशन।
तो इन्हीं आइसोमर्स को जो इसकी स्पेस में ओरिएंटेशन होती है यही चेंज होती है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, इसलिए हम इसको स्टीरो आइसोमर कहते हैं। एंड अल्फा फॉर्म है एंड बीटा फॉर्म है, ये इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है एंड ये दोनों फॉर्म में चेंज हो सकता है, इसलिए इसको हमने ऐसे दिखाया कि ये रिवर्सिबल, यहाँ पे देख सकते हो एरो है, तो ये दोनों फॉर्म में चेंज हो सकता है। और इस टाइप के एनोमर्स को इन दिस टाइप ऑफ स्टीरो आइसोमर्स को हम क्या कह रहे हैं, एनोमर्स। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, बिकॉज क्या है कि जो ब्रेन को जो सिग्नल जाता है या जो ब्रेन यूज़ करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वो ओनली ग्लूकोज है। अब इस चैप्टर के लिए ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ग्लूकोज को अच्छे से कंप्लीट करेंगे एंड अच्छे से देखेंगे इसके सारे रिएक्शन। तो फर्स्ट है यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, कि हम ग्लूकोज बनाते कहते हैं कैसे हैं, फ्रॉम सुक्रोज और केन शुगर। तो जो गन्ना होता है उसको हम केन शुगर कहते हैं, उसके जूस को ही निकलता है, उसी से बॉईल करके हम ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। इफ़ सुक्रोज इज बॉइल्ड विथ dilute HCl or H2SO4 in alcoholic solution, glucose and fructose are obtained in equal amount। तो क्या हो रहा है, ये है हमारा सुक्रोज, सुक्रोज का ये मॉलिकुलर फॉर्मूला है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अल्कोहलिक सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ बॉईल करते हैं एंड जब इसको बॉईल किया जाता है तो हमारे पास इक्वल अमाउंट में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है। जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ना, ये दोनों में डिफरेंस है, और ये जो है ग्लूकोज है वो क्या है हमारा, ये है हेमी एल्डिहाइड और ये क्या है कीटोन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल, और इसको हम कहते हैं हेमी कीटल। तो इसका जो मैंने आगे की स्लाइड में इसके स्ट्रक्चर रखे, वहाँ पे आपको बेटर समझ में आएगा कि हम इसे हेमी एसिटल और इसे हेमी कीटल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज जो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन होता है, और इस वाले में जो ग्लूकोज में होता है वो होता है हमारा एल्डिहाइड। ये मैं आपको पक्का आगे स्ट्रक्चर्स में शो करूँगी। देन सेकेंड प्रिपरेशन है फ्रॉम स्टार्च। कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग विद डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन अंडर प्रेशर। सो स्टार्च से कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं हम ग्लूकोज, हम स्टार्च को लेते हैं, उसमें एसिड डालते डाइल्यूट H2SO4 और उसको अंडर प्रेशर रखते 393 केल्विन के, तो उसके बाद हमें ग्लूकोज मिलता है। अब यहाँ पे फ्रक्टोज नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज ही मिल रहा है हमें। लास्ट में हमने क्या देखा था, हमारे पास यहाँ पे फ्रक्टोज भी फॉर्म हो रहा था। और यहाँ पे एक है ये स्टार्च। तो स्टार्च क्या होता है, जो भी प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स में जो भी ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है, उनके पास जो भी चीज़ें फॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ग्लूकोज फॉर्म होता है, और वो ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में अपने पार्ट्स में रख सकते हैं स्टोर करके। एंड प्लांट्स में दो टाइप से हम ग्लूकोज को देख सकते हैं स्टोर्ड, तो एक स्टार्च के फॉर्म में होता है एंड एक सेल्यूलेस के फॉर्म में होता है। ह्यूमंस में जो स्टार्च होता है वो जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। देन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को अगर हम कुछ केमिकल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो कैसे रिएक्ट करता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन। ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म ऑक्साइम एंड एड्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रीन। तो ये ग्लूकोज है हमारे, यहाँ पे देख सकते हो, ये ग्लूकोज को हमने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म होता है ऑक्साइम। देन इस ऑक्साइम को हम क्या कराते हैं, साइनोहाइड्रिन विच इज़ HCN, इसके साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारा यहाँ पे बनता है साइनोहाइड्रिन। जो यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं कि हमने क्या किया, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट कराया तो फर्स्ट फॉर्म हुआ ऑक्सिम, तो ये है यहाँ पे ऑक्सिम। एंड देन हमने उसको ग्लूकोज को अगेन किसके साथ रिएक्ट कराया है, HCN के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, तो क्या फॉर्म हो रहा है, साइनोहाइड्रिन। तो ये दो रिएक्शन थी, इससे क्या कंफर्म हुआ था, इससे कंफर्म हुआ था प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज विच इज CO ग्रुप जो है, इसके यहाँ पे H है, तो ये भी है, बट इतने से ये पता चला था कि इसमें हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है। इसके बाद और भी रिएक्शन हो, उसके बाद पता चला कि ये एल्डिहाइड है, बट अभी इतने से हमें क्या पता चला कि ग्लूकोज में क्या है, हमारा ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। अब ग्लूकोज को हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराया था। ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ग्लूकोनिक एसिड। द रिएक्शन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर।
अभी क्या हुआ कि जो ग्लूकोज को हमने क्या कराया, इसको हमने रिएक्ट कराया ब्रोमीन वाटर के साथ, एंड ब्रोमीन वाटर क्या एक्ट करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे। तो जब हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराया ग्लूकोज को, तो जो इसका एल्डिहाइड ग्रुप था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, एंड क्या फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या रखा है, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज में जब ऑक्सीडेशन हुई तो बनता है ग्लूकोनिक एसिड। तो इससे क्या कंफर्म होता है कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप था वो एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इस रिएक्शन से कंफर्म हो गया हमारा कि यहाँ पे जो OCO था वो CHO है, बिकॉज अगर इसमें हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, एसिड ही फॉर्म होगा। एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो क्या फॉर्म होता है, एसिड फॉर्म होता है। तो इससे हमने कंफर्म कर लिया कि हमारे ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब ब्रोमीन वाटर के साथ हमने रिएक्ट कराया तो क्या फॉर्म हुआ, ग्लूकोनिक एसिड। तो ये पूछा जा सकता है कि जब ब्रोमीन वाटर को हम ग्लूकोज के साथ कराते हैं ऑक्सीडेशन तो क्या फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म होता है, उसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। तो इसमें जो भी चीज़ें फॉर्म हो रही है उसका नाम याद रखना है। ये जो लास्ट केस में था हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, वो तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये ग्लूकोनिक एसिड, इसके बाद ग्लूकोरोनिक एसिड है, तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। देन रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। सो अब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन कराना है तो क्या फॉर्म होता है, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसीटेट which confirm presence of 5-hydroxyl group. Since it exists as stable compound, 5-hydroxyl group should be attached to different carbon compounds, carbon atoms, not compound, sorry. So ये क्या किया कि हमने जो ग्लूकोज है उसकी हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई, तो क्या होता है कि जितने भी हमारे OH ग्रुप है वो सारे पेंटा एसीटेट फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे ये देख सकते हो यहाँ पे, ये एक कार्बन यहाँ पे, ये चार जो यहाँ पे थे हमारे जिनका OH था, एंड ये CH2OH एंड CHO है, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है बिकॉज यहाँ पे एसिटाइलेशन होनी है। तो एसिटाइलेशन ओनली अल्कोहल की होती है, और वो एसिटाइलेशन के बाद क्या फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो इस रिएक्शन से कंफर्म होता है कि जो हमारा ग्लूकोज है उसमें 5-हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप तो है ही, उसके बाद अब हम क्या कंफर्म करें कि उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या नहीं, तो वो एसिटिक एनहाइड्राइड से कंफर्म हो जाता है कि हाँ इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, और जो ये 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो सब अलग अलग कार्बन के साथ अटैच्ड हैं। द नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड। ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड ग्लूकोज as well as gluconic acid both yield dicarboxylic acid, सैक्रिक एसिड। सो अभी जो भी हमारा ग्लूकोज है या ग्लूकोनिक एसिड है, जो ग्लूकोनिक एसिड है इसकी रिएक्शन नेक्स्ट स्लाइड में वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में नहीं है, प्रीवियस स्लाइड वाला ही है, जहाँ पे COOH में हमने ब्रोमीन वाटर के साथ हमने इसको रिएक्ट करा के यहाँ पे देखा कि ऑक्सीडेशन हमारा हुआ है। तो ये रहा ग्लूकोनिक एसिड एंड ये रहा हमारा ग्लूकोज। तो हम जब इन दोनों को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, तो उसके बाद से जो फॉर्म होता है, जो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो OH आ ही गया था जब हमने ब्रोमीन वाटर के साथ किया था, अब हम अगेन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो जो हमारा ये नीचे का कार्बन है CH2OH वाला, अब यहाँ पे देख सकते हो कि अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे भी COOH फॉर्म हो गया, और जो ये एसिड फॉर्म हुआ है इसका नेम है सैक्रिक एसिड। सो जब हम ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कराते हैं विथ नाइट्रिक एसिड, बिकॉज नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन वाटर से, तो ये दोनों कार्बन पोजीशन पे जो बाहर है, बिकॉज जो ब्रांच के आउटर साइड में वहाँ पे ऑक्सीडेशन ईजी है, तो इस जगह पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, एंड देन उसके बाद क्या फॉर्म हो रहा है, वो फॉर्म हो रहा है सैक्रिक एसिड। सो ये रहा डायग्राम जहाँ मैं आपको बता रही थी कि जो कीटोन ग्रुप होता है फ्रक्टोज में वो डिफरेंट होता है, वो कैसे होता है। तो ये रहा देख सकते हो, ये रहा ग्लूकोज, जो ग्लूकोज का फंक्शन ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, सो वो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, एंड जो फ्रक्टोज है उसका कीटोन ग्रुप है तो वो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन है एंड इसके बाहर CH2 ग्रुप, एंड यहाँ पे कार्बन है सेकेंड। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एल्डोज एंड कीटोस, इसलिए हम जो भी ग्लूकोज के फॉर्म हो रहे हैं उसे हेमी एसिटल एंड इसको हेमी कीटल कह रहे हैं। देन जो मैंने आपको बताया था एपीमर देखा था, तो जो हमारा क्या होता है मैनोज होता है, मैनोज में कहाँ डिफरेंट था हमारा, सेकेंड पोजीशन ऑफ
हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये देख सकते हो कि हमारा हाइड्रोक्सिल ये ग्लूकोज है, ये सेकेंड वन इज़ मैनोज, एंड जो थर्ड वन है ये गैलेक्टोज है। तो ग्लूकोज में हमारा कहाँ डिफरेंस है, सेकेंड पोजीशन पे। तो ये रहा हमारा C2 और ये C2 है। तो यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोक्सिल पोजीशन की हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। एंड ये हमारा गैलेक्टोज में कहाँ डिफरेंस है, C4 पे। तो ये हो गया हमारा C4 कार्बन, जहाँ पे मैंने C लिखा है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आपकी इसमें पोजीशनिंग ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिफरेंट है, तो इसलिए ये एपिमर्स हैं। एंड स्टीरियो आइसोमर की भी आपने देख ली कैसे ओरिएंटेशन डिफरेंट है। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड्स। तो हमारे तीन टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स थे। फर्स्ट था मोनोसैकेराइड, सेकंड ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड पॉलीसैकेराइड। तो हमने अभी मोनोसैकेराइड कंप्लीट कर लिया, अभी ओलिगोसैकेराइड्स देखते हैं। These carbohydrate on hydrolysis give 2 to 9 molecules of monosaccharides. So oligo means few होता है, तो इसमें जो हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है उसमें कितने होते हैं, 2 to 9 होते हैं molecules of monosaccharides. They are further of few types. Disaccharides. अब जो ओलिगोसैकेराइड्स है उसका एक टाइप है डाइसैकेराइड्स। तो डाई में आप नाम से समझ सकते हो 2 molecules ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो जो डाइसैकेराइड्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, 2 मोनोसैकेराइड्स होते हैं और वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। अब ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, ये नेक्स्ट स्लाइड में है, मैं आपको शो करूँगी। एंड इसका एग्जांपल है सुक्रोज। जो सुक्रोज है वो डाइसैकेराइड है, उसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। देन ये देख सकते हो ये रहा सुक्रोज, एंड यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसको हम बोल रहे हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सुक्रोज कैसे फॉर्म होता है, ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। तो जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में बॉन्ड बनता है तब हमारा फॉर्म होता है सुक्रोज। तो ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन एंड जो फ्रक्टोज है उसके सेकेंड कार्बन के बीच में यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव होता है और उसके बाद से हमारा जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है हम उसको कहते हैं सुक्रोज। एंड इसको डाइसैकेराइड क्यों करें, बिकॉज यहाँ पे 2 मोनोसैकेराइड्स हैं। तो हमारा जो फ्रक्टोज है वो भी तो हमारा मोनोसैकेराइड्स था। तो ये है हमारा फ्रक्टोज एंड ये हमारा ग्लूकोज। एंड वैसे ही और एग्जांपल है लैक्टोज। तो लैक्टोज में क्या होता है, इसमें लैक्टोज में होता है हमारा एक ग्लूकोज एंड एक होता है हमारा गैलेक्टोज होता है और एक ग्लूकोज होता है। तो ये रहा हमारा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है ये, एंड ये सेकेंड वन जो है ये ग्लूकोज है। एंड जो इसमें देख रहे हो अल्फ़ा 1,2 जो ये बॉन्ड है इसको हम अल्फ़ा 1,2 बोलते हैं, बिकॉज जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो जो फर्स्ट शेयर कर रहा है वो कर रहा है अल्फ़ा ग्रुप ऑफ ग्लूकोज, इसलिए इस बॉन्ड को हम कहते हैं अल्फ़ा 1,2 लिंकेज। एंड इस केस में क्या है, सेकेंड केस में जो हमारा लैक्टोज है इसमें जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है जो फर्स्ट मोनोसैकेराइड है वो क्या है, गैलेक्टोज। एंड गैलेक्टोज क्या है, बीटा फॉर्म में। तो जो इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी उसको हम बोलेंगे बीटा 1,4 लिंकेज, बिकॉज इसमें बीटा है एंड ये फर्स्ट कार्बन है ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 कार्बन ऑफ ग्लूकोज, इसलिए ये हमारा क्या है लैक्टोज। एंड लैक्टोज में कौन सा बॉन्ड है, बीटा 1,4। वैसे ही आपको बॉन्ड्स के से रिलेटेड उतना क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है कि कौन सा मोनोसैकेराइड है या कौन सा डाइसैकेराइड है, या ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकते हैं कि जो माल्टोज है वो किससे फॉर्म होता है या फिर जो सुक्रोज है वो किससे फॉर्म हो रहा है। तो आपको इसके मोनोसैकेराइड से याद करने पड़ेंगे। जैसे सुक्रोज किससे किससे फॉर्म हो रहा है, सुक्रोज फॉर्म हो रहा है फ्रक्टोज से एंड ग्लूकोज से। तो आपको बस ये मोनोसैकेराइड्स के नेम याद रखने हैं एंड आपके लिए ये 3 ही जो डाइसैकेराइड्स है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। तो माल्टोज किससे बन रहा है, माल्टोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज से बन रहा है। तो ग्लूकोज तो माल्टोज में तो कुछ याद करने का है नहीं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज हैं, वहाँ से एक H2O वाटर रिलीज हुआ एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म हुई एंड उसके बाद माल्टोज फॉर्म हो गया। तो ये 3 डाइसैकेराइड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना कि इनके मोनोमर्स कौन से हैं या मोनोसैकेराइड्स कौन से हैं। अभी नेक्स्ट, 2 monosaccharides are joined together by an oxide linkage formed by loss of water molecule. Such linkage between 2 monosaccharide unit through oxygen atom is called glycosidic linkage. So again यही कि glycosidic linkage क्या होती है कि यहाँ से water molecule रिलीज़ होता है एंड वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज़ होता है तो उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन रह जाता है, ये ऑक्सीजन की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। Trisaccharides
ऑन हाइड्रोलिसिस दे फॉर्म 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। सो अभी जैसे हमने डाइसैक्राइड्स पढ़ा वैसे ट्राइसैक्राइड्स भी होते हैं। तो जो ट्राइसैक्राइड्स होते हैं उनका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स उसमें से रिलीज होते हैं। एन एग्जांपल है ट्राइसैक्राइड्स का रैफिनोज। देन टेट्रासैक्राइड्स भी वैसे ही होंगे कि जब हम उनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसमें से हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैक्राइड्स निकलेंगे एंड उसका एग्जांपल है स्टैचियोज। देन नेक्स्ट इज पॉलीसैक्राइड। These are the carbohydrate which on hydrolysis yield more than 9 monosaccharide molecules. So जो polysaccharides होते हैं उसमें बहुत सारे monosaccharides ज्वाइन होके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, इसलिए हम उसे मोनोसैक्राइड्स कहते हैं। जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो जो हमारा हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसमें जो एक चेन होती है या फिर एक जो हमारा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है ना उसमें भी मोर देन 9 मोनोसैक्राइड्स होते हैं, इसलिए हम इसको पॉलीसैक्राइड कहते हैं। एंड इसका एग्जांपल है स्टार्च। तो हमने प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में देखा था कि हम स्टार्च से ग्लूकोज फॉर्म कर रहे थे। तो स्टार्च किसका पॉलीमर होगा? वो पॉलीमर होगा ग्लूकोज का। सिंपल, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च इज मेन स्टोरेज पॉलीसैक्राइड ऑफ प्लांट्स। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स। सो जो स्टार्च है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है? वो प्लांट्स में स्टोर हो रहा है। ये मैंने आपको बताया था कि स्टार्च जो है वो प्लांट में स्टोर होता है एंड जो है ये ह्यूमन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स है। इसका मीन्स कि जो स्टार्च प्लांट में स्टोर हो रहा है, जैसे पोटैटो है, पोटैटो में स्टार्च है, या फिर कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल है जहाँ पे भी वो स्टोर हो रहा है स्टार्च के फॉर्म में, वो ह्यूमन ही यूज़ करें डाइटरी सोर्स के लिए। मीन्स ह्यूमन उसको खा रहे हैं एंड उसी को खा के वो ज़िंदा रह पा रहे हैं, तो ये डाइटरी सोर्स हो जा रहा है ह्यूमन के लिए। देन नेक्स्ट क्या है? इट इज़ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। सो जो स्टार्च है वो किसका पॉलीमर हो जा रहा है? वो ग्लूकोज का पॉलीमर है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि ग्लूकोज ही जब बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ कंबाइन करते हैं तो स्टार्च बनाते हैं। तो अगेन यहाँ पे उसका उल्टा आ गया कि अब स्टार्च है तो स्टार्च का मोनोमर क्या होगा? ग्लूकोज होगा एंड ग्लूकोज का पॉलीमर इज स्टार्च। देन क्या है नेक्स्ट चीज़ कि जो स्टार्च है उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक अमाइलोज एंड एक अमाइलोपेक्टिन। सो अभी ये अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन का जो पार्ट है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है। इसको अच्छे से आप ध्यान में रखना कि क्या क्या है और इसको मेमोराइज करके रखना है। अमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कॉम्पोनेंट विच कंस्टिट्यूट्स अबाउट 15 to 20% ऑफ स्टार्च। सो जो अमाइलोज होता है, अमाइलोज में क्या होता है? वाटर सॉल्युबल कंटेंट होता है ऑफ स्टार्च का और ये 15 to 20% होता है। Chemically, amylose is long unbranched chain with 200 to 1000 alpha D glucose unit held by C14 glycosidic linkage. So जो अमाइलोज है, अमाइलोज में क्या है कि हमारे 200 to 1000 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं एंड ये कैसे जुड़ते हैं? ये C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से जुड़ते हैं। एंड अमाइलोपेक्टिन में क्या है? वो वाटर इनसॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट है और ये 80 to 85% ऑफ स्टार्च है। एंड उसके बाद क्या है? इट इज़ ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वेयरएस ब्रांचिंग इज बाय 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो ये मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, इसका डायग्राम भी है, उससे आप बेटर वे में समझ पाओगे। ये रहा हमारा स्टार्च का स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारा नीचे वाला ये बड़ा स्टार्च का मॉलिक्यूल है और ये ऊपर वाला पार्ट है, ये है अमाइलोज। यहाँ पे लिखा भी है अमाइलोज। तो अमाइलोज में क्या है? ग्लूकोज ग्लूकोज है एंड कौन सी बॉन्ड हो रही है? ओनली अल्फा 1,4। एंड ये कितना पार्ट है? ये है 15 to 20% वाला पार्ट, 15 to 20%। एंड ये जो नीचे वाला है ये है अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोपेक्टिन कितना है? 80 to 85% पार्ट ऑफ द स्टार्च। एंड यहाँ पे जो हमारा अमाइलोपेक्टिन है उसमें हमें 2 टाइप की बॉन्ड्स दिखती हैं। तो 2 टाइप की बॉन्ड कौन सी होगी? एक तो सेम एज यूजुअल ऑफ द स्टार्च जो है अल्फा 1,4, बट इसमें क्या है? इसमें ब्रांचेस भी ज़्यादा हैं। यहाँ पे ब्रांच है एंड हो सकता है ये आगे का स्ट्रक्चर हो, वहाँ पे भी ब्रांच हो। अब इसमें ज़्यादा ब्रांचेज है, उसी की वजह से वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। एंड वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो पाता इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इनसॉल्यूबल है। जो ब्रांच पे जो बॉन्ड है वो भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही है, बट जो वो लिंकेज है वो 1,4 नहीं है, वो 1,6 है। जो हमारी यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रही थी ना, ये बिटवीन 2 ग्लूकोज, ये हो रही थी 1,4 और जो ये ब्रांचिंग पे होगी ना ये होगी 1,6।
ब्रांचिंग पॉइंट पे। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन वाटर सॉल्युबिलिटी के अलावा। सो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की होगी कि ब्रांचिंग पॉइंट पे कौन से लिंकेज हुई। ज़्यादा लिंकेजेस से नहीं पूछेंगे, बट एक ये ध्यान रख लेना कि जो अमाइलोपेक्टिन है कि वहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है, बिकॉज एक ये इंपॉर्टेंट फीचर है अमाइलोपेक्टिन का कि, तो इसलिए कि ये याद करने का पॉइंट हो जाता है, वैलिड पॉइंट है यहाँ पे कि 1,6 लिंकेज है जिसकी वजह से ब्रांचिंग हो रही है। देन सेल्यूलोज ऑकर exclusively in plants and it is most abundant organic substance in plant kingdom। सो जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज ओनली प्लांट्स में ही स्टोर होता है, ह्यूमन में स्टोर हो नहीं सकता, और ये प्लांट में बहुत ज़्यादा पार्ट में होता है। बिकॉज आपने पढ़ा कि सेल वॉल जो प्लांट का होता है वो किससे फॉर्म होता है, वो सेल्यूलोज से। तो जितने भी प्लांट हैं सब में सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता ही है। इट इज़ प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। सेल्यूलोज इज स्ट्रेट चेन polysaccharide composed of alpha D glucose unit which are joined by glycosidic linkage। सॉरी अल्फ़ा नहीं, यहाँ पे बीटा है। ये मैंने जब रीड कर रही थी, बिकॉज मैं तब से अल्फ़ा अल्फ़ा बोल रही हूँ, अल्फ़ा बोल दिया, बट जो ग्लूकोज होते हैं उसमें बीटा डी ग्लूकोज होता है। और वो जॉइन किससे होते हैं, सी अगेन यहाँ पे जो लिंकेज होती है वो C14 ही होती है, बट जो यहाँ पे ग्लूकोज होता है वो ओनली बीटा डी ग्लूकोज होता है। ये रहा स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ पे बीटा लिंक्स है, ये दिखा रहा है कि बीटा डी ग्लूकोज है। एंड सेल्यूलोज जैसे स्टार्च के पॉलीमर हुआ, ग्लूकोज का पॉलीमर स्टार्च हुआ, वैसे सेल्यूलोज भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। बट जो डिफरेंस है वो सिर्फ यही है कि वहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा डी ग्लूकोज था, बट इन केस ऑफ सेल्यूलोज हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज है। द नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन। द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। जैसे ह्यूमन है या एनिमल्स हैं, इन सब में भी तो जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है। तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो फॉर्म होता है स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज इट स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड इज़ रेदर मोर हाईली ब्रांच्ड। सो अब जो ग्लाइकोजन है उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। क्यों, बिकॉज जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है वो अमाइलोपेक्टिन की तरह है एंड उसमें ब्रांचिंग अमाइलोपेक्टिन से भी ज़्यादा है। इट इज़ प्रेजेंट इन लिवर, मसल एंड ब्रेन। सो ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल्स में कहाँ प्रेजेंट है, तो वो प्रेजेंट है लिवर में, मसल्स में एंड ब्रेन में। व्हेन बॉडी नीड्स ग्लूकोज, एंजाइम ब्रेक द ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन इज़ फाउंड इन ईस्ट एंड फंगई। सो जो भी जब बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होती है, जैसे अब हमें बाहर से हम फूड नहीं खा रहे तो भी तो हमारी बॉडी सर्वाइव कर रही है, तो वैसी सिचुएशन में हमारे बॉडीज़ में एंजाइम्स भी होते हैं। तो वो एंजाइम क्या करते हैं, जो भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है हमारे पास हमारे ब्रेन में या फिर लिवर में, मसल्स में, तो उस ग्लाइकोजन को ब्रेक करते हैं एंड उस ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में बॉडी को ग्लूकोज वो प्रोवाइड करते हैं ग्लाइकोजन को ब्रेक करके। तो ग्लाइकोजन ह्यूमन के अलावा ईस्ट एंड फंगाई में भी प्रेजेंट होता है। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे मैंने कहा था ना कि हमें कैसे पता चलता है कि ये कार्बोहाइड्रेट है या कोई अदर कंपोनेंट नहीं है, तो उसमें एक सबसे बेसिक टेस्ट है मॉलिश टेस्ट। अगर ये मॉलिश टेस्ट में क्या होता है, अभी वो देखते हैं अगर कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी आपको पाउडर दे दिया जाए और कहे कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें मॉलिश टेस्ट करना पड़ेगा। और अगर वो पॉजिटिव आया इट मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट है, और अगर नहीं आया तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। तो मॉलिश टेस्ट में क्या होता है, in it molish reagent is used which is 10% alcoholic solution of alpha naphthol and it is added to aqueous solution of carbohydrate followed by concentrated sulfuric acid along the sides of tube। so क्या होता है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है या जो भी हमें पाउडर दिया है उसको हमें सॉल्यूशन फॉर्म करना है एंड उसमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उस टेस्ट ट्यूब में उस सॉल्यूशन को डालना है, फिर उसमें क्या ऐड करना है, अल्फा नैप्थॉल। देन उसके बाद उसमें डालना है हमें मॉलिश रिएजेंट, मॉलिश रिएजेंट ही अल्फ़ा नैप्थॉल है जिसको बोल रहे हैं वो 10% अल्कोहलिक सोल्यूशन जो है अल्फ़ा नैप्थॉल का, उसी को मॉलिश रिएजेंट कह रहे हैं। ये दोनों डाल के मिक्स कर लिया। उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम द साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब। मीन्स जो ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर को यहाँ पे टच करके धीरे धीरे डालेंगे। तो उसके बाद अगर ये टेस्ट में हमें वॉयलेट रिंग फॉर्म हुई दिखती है जंक्शन पे बिटवीन द जो नीचे हमारा कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन का लेयर है और ऊपर अल्फा नैप्थॉल है,
तो मान लो ये नीचे वाला हमारा कार्बोहाइड्रेट है एंड ऊपर का जो पार्ट है ये अल्फा नेप्थोल है। तो जो ये बिटवीन जंक्शन है ना, यहाँ पे हमें एक पर्पल रिंग दिखेगी, और अगर पर्पल रिंग दिखती है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो भी पाउडर सॉल्यूशन है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये है मॉलिस टेस्ट। तो इस टेस्ट को भी अगेन ध्यान रखना क्योंकि ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। देन नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। तो अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म कर लिया, अभी प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स को देखते हैं। एंड प्रोटीन्स में स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी, तो वो इम्पॉर्टेंट है इसमें। दे आर हाई वेट पॉलीमर्स, दे आर पॉलीअमाइड डैट कंटेन CHNONS। सो जो प्रोटीन होते हैं वो हाई वेट पॉलीमर्स होते हैं एंड ये पॉलीअमाइड्स होते हैं। अमाइड क्यों? बिकॉज इनमें NH2 बॉन्ड फॉर्म होती है, इसलिए इसको पॉलीअमाइड्स कहते हैं। तो ये इसके जो बेसिक एटम्स क्या क्या होंगे, क्या जो जिसकी वजह से हमारा प्रोटीन फॉर्म होगा, तो वो है C विच इज़ कार्बन, H हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। प्रोटीन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोमर्स। सो जो प्रोटीन है वो कैसे फॉर्म होता है? अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड जब बार बार रिपीटिंग यूनिट्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उसके बाद हमारा प्रोटीन फॉर्म होता है। अ सिंपल प्रोटीन में कंटेन 100,000 ऑफ अमीनो एसिड यूनिट्स। बिकॉज जो हमारा प्रोटीन है वो हैवी वेट पॉलीमर है, उसकी वजह से जो एक सिंपल प्रोटीन है उसमें भी 100 to 1000 मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइन हो सकते हैं। अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड द सिंपल यूनिट, सिंपलेस्ट यूनिट जिसको बार बार हम ज्वाइन करके प्रोटीन बनाते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 20 अल्फा अमीनो एसिड ऑकर विच कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट प्रोटीन्स। तो ह्यूमंस में क्या टोटल सिर्फ 20 अमीनो एसिड ही हैं, बट उन्हीं के सीक्वेंस आगे पीछे होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं। सो अमीनो एसिड, सो ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड मीन्स जो एक अमीनो एसिड है उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, बैकबोन होनी चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि उसमें एक सेंट्रल कार्बन एटम होता है, ये रहा, उसके साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है, एंड ये है अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप, एंड ये R इज़ फॉर साइड चेन। मतलब यहाँ पे R पे कोई भी मॉलिक्यूल होगा, कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, वो ऐड होगा तो वो अमीनो एसिड का नाम कुछ और हो जाएगा एंड उसको बाद उसकी स्ट्रक्चर चेंज होती रहेगी। अ सिंपल अमीनो एसिड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज R CH NH2 COH। कार्बोक्सिल ग्रुप अमीनो ग्रुप इज प्रेजेंट इन इट। सो ये COH किसके लिए? ये कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए है, ये NH2 इज़ फॉर अमीनो ग्रुप। तो आपने देख लिया कि ये जो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। द अमीनो एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। तो अभी जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट इज एसेंशियल एंड सेकंड इज नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड्स, द अमीनो एसिड दैट कांट बी मेड इन आवर बॉडी एंड मस्ट बी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड। सो एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होते हैं, तो उसे हमें हमारी डाइट के साथ लेना पड़ता है जिससे हमारी बॉडी में ये अमीनो एसिड आए एंड जो भी उससे रिलेटेड प्रोटीन है वो प्रॉपरली फॉर्म हो पाए। सो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये कौन से हैं, ये मैंने आपको बता दिया। देन नेक्स्ट इज द लैक ऑफ दिस अमीनो एसिड इन डाइट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिजीज लाइक क्वाशियोरकर। सो अगर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है वो हमारी डाइट में नहीं होते हैं तो ये क्वाशियोरकर जो है ये एक डिज़ीज़ है, ये हो सकती है। इस डिज़ीज़ को हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीज़ भी कहते हैं। तो ये एक डिज़ीज़ है, ये जनरली बच्चों में होती है, बड़ों में तो नहीं होती है। बड़ों में और डिफरेंट टाइप की होती है, बट अर्ली स्टेजेस में लाइफ के अगर हमारी डाइट में एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर डिसबैलेंस ऑफ बॉडी कॉज कर सकती है। देन एसेंशियल अमीनो एसिड आर 10 इन नंबर आउट ऑफ ऑल। सो टोटल हमारे पास कितने हैं? टोटल हमारे पास 20 अमीनो एसिड ही हैं एंड उसमें से 10 जो है सिर्फ 10 ही एसेंशियल अमीनो एसिड है एंड जो रिमेनिंग 10 है वो नॉन एसेंशियल है। यहाँ पे मैंने नेम नहीं दिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बिकॉज ऐसे एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है कि विच ऑफ दिस इज़ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। बट आप चाहो तो आप कर सकते हो। NCERT में अगेन एक चार्ट दिया हुआ है कि ये हमारे अमीनो एसिड है
उसमें स्टार मार्क किया हुआ है फॉर एसेंशियल, एंड जो नॉन एसेंशियल है उनके लिए कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मली वहाँ पे गिवन है। देन सेकेंड इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, दे आर दोज दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। सो जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है वो कौन से, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर पा रही है, एंड जो रिमेनिंग 10 थे वही है हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। द नेक्स्ट इज ज़्वीटर आयन। In aqueous solution, the carboxyl group can lose a proton to amino group and can accept a proton, giving rise to a dipolar ion known as Zwitter ion. So अभी Zwitter ion क्या होता है कि जो हमारा अमीनो एसिड है जब वो एक्वस फॉर्म में, मीन्स जब हमने उसको डिज़ोल्व करके रखा है वाटर में, तो वो क्या कर सकते हैं, बिकॉज जो ये एसिड ग्रुप है तो एसिड की प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन लूज़ करना, वो अपना हाइड्रोजन है उसको रिलीज़ कर सकता है। तो जब इसको हमने एक सॉल्यूशन फॉर्म में रखा है तो क्या करता है, ये अपना एक जो हाइड्रोजन है ये रिलीज़ कर देता है, और ये रिलीज़ करके इसको दे देता है। तो अब बिकॉज इसने दिया है तो इसकी वजह से, और इसने लिया है तो, और यहाँ पे एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव आ जाता है NH3 के ऊपर। तो जो ये बिकॉज अब इसके ऊपर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्ज है तो हम इसको क्या कहते हैं, ज़्वीटर आयन। तो जब मॉलिक्यूल है जो हमारा अमीनो एसिड है, जब उसके ऊपर दोनों चार्ज है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिससे कि हमारे सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, उसके लिए जो हमारा एसिड है उसके ऊपर नेगेटिव एंड जो बेस है उसके ऊपर हमारा पॉजिटिव साइन आ जाता है। तो हम इस टाइप के आयन को क्या कहते हैं, ज़्वीटर आयन। तो सिंपली ज़्वीटर आयन क्या है, तो ज़्वीटर आयन ये है जब हमारे अमीनो एसिड के ऊपर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है, तो वो हमारा ज़्वीटर आयन है। द नेक्स्ट इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब जो हमारी प्रोटीन फॉर्म हो रही है तो वो कैसे फॉर्म हो रही है, बिकॉज जो हमारे अमीनो एसिड है वो कंबाइन हो रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो ये रही हमारी पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे हमारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में क्या हुआ था, H2O रिलीज़ हुआ था, अगेन यहाँ पे भी H2O रिलीज़ हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रही है। द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। सो जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म हो रही है, ये रहा हमारा अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ये रहा उसका अल्काइल ग्रुप, ये रहा NH2 ग्रुप, एंड ये है उसका कार्बोक्सिल ग्रुप, एंड ये रहा हमारा सेकंड अमीनो एसिड, इसका यहाँ पे है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो अभी क्या है कि यहाँ से रिलीज़ हो गया हमारा वाटर मॉलिक्यूल, एंड जो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुई इसको हम क्या कह रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड बॉन्ड बिटवीन COOH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप। सो जो हमारी पेप्टाइड बॉन्ड हुई वो कौन सी बॉन्ड है, वो एक अमाइड बॉन्ड है। अमाइड बॉन्ड क्या होती है, जिसमें NH ग्रुप प्रेजेंट होता है हमारा, सिर्फ NH। पहले हमारे क्या था, NH2 था, अभी यहाँ पे क्या है हमारा, सिर्फ NH है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अमाइड। तो जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है वो एक अमाइड बॉन्ड है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 अमीनो एसिड, फॉर एग्जाम्पल when carboxyl group of glycine combine with amino group of alanine we get dipeptide। so यहाँ पे ये important word है dipeptide। so अभी ग्लाइसिन एंड उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह तो मैंने नहीं लिए बिकॉज वो important नहीं थे। आप मान लो कि जो अभी हमारा फर्स्ट वन है R1, ये ग्लाइसिन है, एंड ये सेकेंड वन है ये एनालिन है। तो क्या किया कि अभी इन दोनों ने बॉन्ड फॉर्म किया अपना आफ्टर रिलीजिंग, तो जो ये मॉलिक्यूल है ये हमारा फॉर्म हो गया। ये जो फॉर्म हो रहा है उसको हमने यहाँ पे नेम भी लिखा होगा, बहुत ग्लाइसिन एलानिन करके है, वो एग्ज़ाम में नहीं आता है। तो यहाँ पे अब जो फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, डाईपेप्टाइड। अब डाईपेप्टाइड का मतलब ये नहीं है कि 2 पेप्टाइड बॉन्ड हो रही है, डाईपेप्टाइड मीन्स 2 अमीनो एसिड है एंड एक पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये एक मिसनोमर होता है कि जिसके नाम से हमें लगता है कुछ और है बट वो होता कुछ और है। तो ये डाईपेप्टाइड जो टर्म है ये कंफ्यूजिंग टर्म है, इसको याद रखना है, हो सकता है ऐसे एग्जाम में और भी आ जाए, ट्राईपेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड। तो ट्राईपेप्टाइड मीन्स क्या होगा, ट्राईपेप्टाइड मीन्स ये होगा कि 3 अमीनो एसिड है एंड 2 बॉन्ड्स हैं, 2 पेप्टाइड बॉन्ड है एंड 3 अमीनो एसिड है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। व्हेन द नंबर ऑफ सच अमीनो एसिड इज मोर देन 10 देन द प्रोडक्ट आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। जब 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड फॉर्म करते हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड को, मतलब एक चेन में 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। अ पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 अमीनो एसिड रेसिड्यू हैविंग मॉलिक्यूलर मास हायर देन
10,000 यूनिट इज कॉल्ड प्रोटीन। सो जब हमारा एक अमीनो एसिड का जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जब उसका मॉलिकुलर वेट 10,000 यूनिट से ज़्यादा होता है, AMU जो हम लिखते हैं एटॉमिक यूनिट, सो जो उससे ज़्यादा होता है तब हम उसको प्रोटीन कहते हैं। तो एक पेप्टाइड को या पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन कब कहेंगे? जब उसका मॉलिकुलर वेट 10,000 U से ज़्यादा होगा तब। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन हैज़ फ्री अमीनो ग्रुप एट वन एंड एंड फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप एट अदर एंड। तो जैसे यहाँ पे देखा ना, ये जब बॉन्ड फॉर्म हुआ तो यहाँ पे ये एंड जो बचता है, तो अब इसमें जस्ट अ सेकेंड में इसको इरेज करती हूँ तो बेटर समझ में आ पाएगा ये। हाँ, तो ये आप देख सकते हो कि जब भी हमारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अब इसके इस साइड आप आए या इसके इस साइड कोई भी आए, तो क्या होगा कि एक साइड पे आप देखोगे हमेशा जो COH ग्रुप है वो हमेशा फ्री रहेगा एंड एक साइड पे हमेशा NH ग्रुप फ्री रहेगा। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसको हम कह रहे हैं कि फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप एंड फ्री NH2 ग्रुप एट द अदर एंड। तो जो जहाँ पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है फ्री, उसको हम क्या कहते हैं? एन टर्मिनल। एंड जहाँ पे COH ग्रुप फ्री होता है, मीन्स जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, उसको हम कह रहे हैं C टर्मिनल। देन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स बेसिस ऑफ देयर मॉलिकुलर शेप। जो प्रोटीन है उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम उसको 2 टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफाइन बोल रहा हूँ, उसको हम उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं टू टाइप्स में। सो एक है फाइब्रस एंड सेकेंड इज ग्लोबुलर। तो फाइब्रस प्रोटीन्स क्या है? व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल and are held together by hydrogen and disulfide bonds, then fiber like structure is formed। तो जब हमारे जो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं, मीन्स ऐसे ऐसे जाते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड और सल्फाइड बॉन्ड जो होती हैं वो इसको स्टेबलाइज करती हैं पूरे स्ट्रक्चर को। तो उसकी वजह से वो एक पूरा स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है, उस स्ट्रक्चर को हम फाइब्रस स्ट्रक्चर कहते हैं। सच प्रोटीन आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। सो जो ऐसे पैरेलल स्ट्रक्चर से फॉर्म पैरेलल पॉलीपेप्टाइड के चेन से जो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ना, वो जनरली इनसॉल्युबल होता है वाटर में। एंड उसका एग्जांपल है केराटिन। केराटिन जो हमारे हेयर में जो प्रोटीन होता है उसको हम क्या कहते हैं? केराटिन कहते हैं। एंड उसके अलावा ये वुल और सिल्क में भी प्रेजेंट होता है, हमारे मसल्स में भी प्रेजेंट होता है मायोसिन। तो आपने देखा होगा कि ये जो जनरली जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वो हमारे स्ट्रेट होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है। जैसे आप हेयर भी देखोगे, हेयर भी स्ट्रेट है। या फिर जो वुल बनता है या सिल्क बनता है वो भी एक स्ट्रेट फॉर्म में होता है, वहाँ पे ज़्यादा कोई ग्लोबुलर या ऐसा जो जैसा स्ट्रक्चर देखते हैं ऐसे गोल गोल से ऐसा स्ट्रक्चर कुछ नहीं फॉर्म होता है, वो एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है। तो फाइब्रस प्रोटीन वही होते हैं जो हमें अब जो एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है बिकॉज ऑफ मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर। देन सेकेंड क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन। द स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड coil around to give us spherical shape। तो अब ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होंगे कि जब जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो ऐसे एक दूसरे के अराउंड कॉइल हो गई हैं, तो जो उसके बाद जो वो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी हम उसे क्या कह रहे हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। सो जो हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। सो जो इंसुलिन है एंड जो एल्ब्यूमिन है, इंसुलिन कहाँ यूज़ होता है? ग्लूकोज के लेवल मेंटेन करने के लिए ह्यूमन में। एंड एल्ब्यूमिन जो होता है ये एल्ब्यूमिन में एग में होता है। एग का जो वाइट पार्ट होता है उसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। तो वहाँ पे हमारा ये ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन बेस्ड ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप। तो अभी हमने 2 टाइप की क्लासिफिकेशन देख ली। अमीनो एसिड की थी एक क्लासिफिकेशन एंड एक जो देखी थी अभी हमने वो प्रोटीन की थी। एंड ये अगेन प्रोटीन की एक क्लासिफिकेशन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये क्लासिफिकेशन भी अगेन इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन्स में हैव 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज़ अमीनो एसिड लिंक विथ ईच अदर इन स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो क्या है कि जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि एक ये चेन है एंड यहाँ पे R1 मान लो फॉर एक, एंड ये R2, R3, R4 ऐसे मान लो और भी हैं। तो ये R किसके लिए है? मान लो कि ये R डिनोट कर रहे हैं हमारे अमीनो एसिड के लिए। तो ऐसे जो प्रोटीन जिसमें ऐसे पॉलीपेप्टाइड की चेन है
जिसमें ऐसे एक अमीनो एसिड फिक्स सीक्वेंस में है, एंड अगर ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होता है तो हमारे प्रोटीन चेंज होते हैं। तो जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, उसमें सिर्फ एक सिंपल सी पॉलीपेप्टाइड है, मान लो यही पॉलीपेप्टाइड की चेन है और इसी में हमारे अमीनो एसिड अरेंज्ड है ऐसे ही, और ये हमारा हो जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सो अगर इसमें जो ये हमारे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर चेंज होते हैं तो ये हमारा जो पॉलीपेप्टाइड है ये चेंज होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, द फिक्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड स्केलेटन इज नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। सो अभी फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है हमारे पॉलीपेप्टाइड की। जो पॉलीपेप्टाइड है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। अब दो पहले अभी हमारे क्या था, प्राइमरी में सिर्फ एक सिंगल पेप्टाइड की चेन थी पॉलीपेप्टाइड की। अभी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें दो या दो से ज़्यादा ऐसे पॉलीपेप्टाइड की चेंज आ गई है, एंड उनके बीच में कुछ बॉन्ड फॉर्म होता है और उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसके दो टाइप है, एक है अल्फ़ा हेलिक्स एंड दूसरा है बीटा प्लेटेड शीट। तो जो अभी अल्फ़ा हेलिक्स है उसके बारे में देखते हैं। इफ़ द साइज ऑफ ग्रुप आर इज़ लार्ज, intermolecular hydrogen bonds are formed between CO of one amino acid and residue of NH of the fourth amino acid residue in polypeptide chain, which gives right hand alpha helix structure. सो अभी क्या है कि जो अभी ये पॉलीपेप्टाइड चेन थी इसमें क्या था कि मान लो यहाँ पे एक R1 है, तो इस R1 का जो ऊपर हमारा जो भी अमीनो एसिड है उसका जो ये जो उसका अल्काइल ग्रुप था, मान लो वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो क्या होता है उसका CO ग्रुप, और जो यहाँ पे हमारा फोर्थ अमीनो एसिड होता है उसका NH ग्रुप के में जो NH ग्रुप है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। इसमें और स्ट्रक्चर्स तो नहीं आए, मीन्स और पॉलीपेप्टाइड तो चेन नहीं है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, बस उस पॉलीपेप्टाइड चेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जा रही है, एंड उस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका एक हेलिकल स्ट्रक्चर हो जाता है, मीन्स थोड़ा सा कॉइलिंग आ जाता है, इसलिए हम इसको हेलिक्स कहते हैं। एंड अल्फ़ा हेलिक्स क्यों कहते हैं, बिकॉज अगर ये राइट हैंड का जो हमारा फॉर्म हुआ है, जो ये हमारा कॉइलिंग हुई है, अगर वो राइट हैंड साइड हुई है तो हम उसको अल्फ़ा हेलिक्स कहते हैं, एंड अगर वो लेफ्ट हैंड साइड होती है तो हम उसको बीटा हेलिक्स कहते हैं। और जो हमारा हेयर है केराटिन, जो हेयर प्रोटीन है, वो अल्फ़ा हेलिक्स का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट इज बीटा प्लेटेड शीट। If the size of R group is small, intermolecular hydrogen bond are formed between CO of one polypeptide chain with the NH group of another chain. तो अभी क्या हो रहा है, जैसे हमने लास्ट केस में देखा वहाँ पे जो हमारा R ग्रुप था वो लार्ज था, तो वो अपने ही मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड कर जा रहा था। अब बीटा शीट में क्या हो रहा है कि जो स्मॉल ग्रुप है R, तो वो अपने साथ तो नहीं, बट जो दूसरे मॉलिक्यूल का जो NH ग्रुप है, इस जो ये सेकेंड पॉलीपेप्टाइड है इसका NH ग्रुप, एंड ये हमारी फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड है इसका CO ग्रुप के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाती है हाइड्रोजन, एंड उसके वजह से इसका स्ट्रक्चर ये शीट की फॉर्म में अपीयर होता है, इसलिए इसका नाम बीटा प्लेटेड शीट रखा हो गया है। जैसे लास्ट में क्या था कि वो हेलिक्स फॉर्म हो जा रहा था बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग, तो इसलिए उसका अल्फ़ा हेलिक्स, एंड ये शीट के फॉर्म में होता है इसलिए इसको बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। Thus the chain are bonded together forming a sheet. One can slide over each other to form three-dimensional structure called beta pleated sheet. आगे वही चीज़ कि वो एक ऐसे जब हम उसे देखते तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी शीट्स रखी गई हैं, एंड यहाँ से इसके बीच में कुछ कुछ बॉन्ड्स हैं, तो इसलिए इसका नाम रख दिया है बीटा प्लेटेड शीट, एंड इसका एग्जाम्पल है सिल्क। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। The tertiary structure of protein represents overall folding of polypeptide chain, further folding of secondary structure. So अभी हमने देखा था कि जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर था उसमें क्या था कि एक सिंपल सी चेन थी। बीटा मतलब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था उसमें जो अल्फ़ा हेलिक्स थी उसमें भी अगेन एक सिंपल चेन थी, बस उसमें थोड़ी सी अलग बॉन्ड्स फॉर्म हो गई थी, एंड बीटा प्लेटेड में भी दो पॉलीपेप्टाइड थी जिसकी वजह से वहाँ पे हमारा बॉन्ड फॉर्म हो गया था। अब टर्शरी में क्या हो रहा है, अब हमारे वो जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनके बीच में और भी ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म हो जा रहे हैं, उसकी वजह से उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अभी तक हमारा सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, अब टर्शरी स्ट्रक्चर में और भी ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म हो रही है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, जिसकी वजह से वो टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है। फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो मैंने बता दिया कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसकी और फर्दर फोल्डिंग होती है।
इट गिव राइज टू टू मेजर मॉलिक्यूल शेप्स, फर्स्ट इज फाइब्रस एंड सेकेंड इज ग्लोबुलर। तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसी का एग्जाम्पल है फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। द मेन फोर्सेज विच स्टेबलाइज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैंडर वॉल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो जो हमारा जो 1 डिग्री था मीन्स जो प्राइमरी था उसमें तो नॉर्मल पेप्टाइड बॉन्ड थी, जो 2 डिग्री था या सेकेंडरी स्ट्रक्चर था उसमें हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सल्फाइड बॉन्ड आने लग गई थी जो स्टेबलाइज कर रही थी। अब जो हमारा टर्शरी है या जो 3 डिग्री है उसमें और भी ज़्यादा बॉन्ड्स आने लग गई हैं। पर हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड तो थी ही, उसके अलावा अब वैंडर वॉल फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी आ गई हैं जो उसको स्टेबलाइज कर रही है हमारे प्रोटीन के पूरे स्ट्रक्चर को। द नेक्स्ट इज क्वाटनरी। सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more polypeptide chain referred to as subunits. The spatial arrangement of these subunits with respect to each other are known as quaternary structures. So अभी तक हम कम ही पॉलीपेप्टाइड चेन ले रहे थे, अब क्वाटनरी में क्या होता है कि 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाते हैं, उन पेप्टाइड जो चेन है उनको हम सब यूनिट्स कहते हैं। एंड इसका जो स्पेस में अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट को ही हम क्वाटनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सो क्वाटनरी स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टर्शरी स्ट्रक्चर बिकॉज यहाँ पे फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन आ जाता है, एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर बिकॉज वहाँ पे अल्फा एंड बीटा हेलिक्स का पार्ट है। देन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचुरेशन मीन्स खराब होना, तो प्रोटीन कैसे खराब हो सकता है, अब उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। द ग्लोबुलर प्रोटीन विच आर सॉल्युबल इन वाटर on heating or treatment of mineral acid or bases undergo coagulation or precipitation to give fibrous protein which are insoluble. So globular protein जो है हमारा वो वाटर में soluble है, जब हम उसको हीट करते हैं या फिर मिनरल एसिड के साथ कुछ भी ट्रीट करते हैं तो उसकी कोएगुलेशन हो जाती है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है। तो जब वो कोएगुलेट करता है या प्रेसिपिटेट करता है तो वो ग्लोबुलर से फाइब्रस स्ट्रक्चर में आ जाता है एंड वो इनसॉल्युबल होता है। After coagulation, protein loses their biological activity and this is called denaturation. So जो हमने हमारा प्रोटीन था उसको हमने क्या किया, एसिड डाला या उसको हीट किया, कुछ भी किया, उससे हमने उसको इनसॉल्युबल बना दिया। तो जो वो इनसॉल्युबल हो गया या इनसॉल्युबल कैसे हुआ, क्योंकि वो कोआगुलेट हो गया, कोआगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। जैसे आप एग को देखते हो तो वो क्या होता है, जब उसको हीट करो तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, उसी को कहते हैं कोआगुलेशन। या आपने मिल्क को देखा होगा, जब उसको दही बनाई जाती है तो वो थोड़े थिक उसके पार्टिकल हो जाते हैं। जैसे मिल्क होता है वो तो लिक्विड होता है, बट जब उसका कर्ड फॉर्म होता है तो वहाँ पे थोड़े सॉलिड पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो वो मिल्क का डीनेचुरेशन हो जाता है। वहाँ पे मिल्क का डीनेचुरेशन हो जाता है और एग जब कोएगुलेट करता है तो वो एग का जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उसकी कोएगुलेशन हो जाती है, तो वहाँ पे दोनों जो प्रोटीन्स है उसकी डीनेचुरेशन हो गई है। इट कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। सो जो हमारा कोएगुलेशन है या जो प्रोटीन का डीनेचुरेशन है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है एंड इरिवर्सिबल भी हो जाता है। कोएगुलेशन ऑफ लैक्टो एल्ब्यूमिन टू फॉर्म चीज़ एंड कोएगुलेशन ऑफ एल्ब्यूमिन आर एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन। सो जो हमारा मिल्क होता है, मिल्क की कोएगुलेशन करके चीज़ बनाई जाती है, और जो एग होता है, एग का जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, उसकी भी कोएगुलेशन होती है तो भी वो डीनेचुरेट हो जाते हैं। ये एग्जांपल है कि डीनेचुरेशन को आप कैसे समझ सकते हो, उसके लिए जो 2 एग्जांपल्स गिवन है यहाँ पे। नेक्स्ट इज एंजाइम। दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और केमिकली ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। सो जो भी एंजाइम है उनको हम क्या कह रहे हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जैसे कैटलिस्ट क्या होता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है विदाउट बीइंग चेंज थ्रू आउट द प्रोसेस। तो वैसे ही जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है वो ह्यूमन बॉडी में या कोई भी लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो पूरे प्रोसेस के टाइम में रहते हैं, बट प्रोसेस के टाइम में वो एग्जॉस्ट नहीं होते। वो जो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है उसको फास्टर अचीव करने में हेल्प करते हैं। एंड देन सेकेंड थिंग क्या है इसमें कि वो केमिकली क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, जो भी हमारे प्रोटीन होते हैं जिसमें कुछ फर्दर अदर देन हाइड्रोजन एंड सल्फाइड बॉन्ड हो जाती है, तो वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ लिंकअप हो गए, ग्लोब्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है वहाँ पे, इसलिए उसको हमने नेम दिया है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। द नेक्स्ट इज
enzymes are very specific for a particular reaction and particular for a substrate. तो इसका मतलब क्या है कि जो एक रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि माल्टोज़ है, माल्टोज़ से वो ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो एंजाइम लग रहा है माल्टेज के अलावा यहाँ पे सुक्रोज के लिए जो एंजाइम होता है उसको कहते हैं हम सुक्रेज या फिर सलाइवरी अमाइलेज। यहाँ पे कोई भी अगर हम एंजाइम दूसरी डाल देंगे अगर माल्टोज़ को हटा के, तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन सी एंजाइम चाहिए होगी, वो चाहिए होगी तो ओनली माल्टेज से ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी। तो ये लिखा है कि जो भी एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं फॉर द रिएक्शन और सबस्ट्रेट। तो जो यहाँ पे माल्टोज़ है वो सबस्ट्रेट है, एंड रिएक्शन क्या है कि जो हमारा माल्टोज़ है वो जब उसके ऊपर माल्टेज एंजाइम एक्ट कर रही है तो वो ग्लूकोज में फॉर्म हो रहा है। देन सेकेंड पार्ट क्या है, दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड और क्लास ऑफ कंपाउंड अपॉन विच दे वर्क। तो जो भी हमारे एंजाइम्स होते हैं ना, वो जैसा एक्शन करते हैं या तो हम अपनी एंजाइम का नाम उसके ऊपर रखते हैं, जैसे जो ऑक्सीडेशन कराएगी तो हम उस एंजाइम के नाम के आगे ऑक्सीडेज लगा देते हैं, या तो जो एंजाइम्स होते हैं उनके नेम जो भी सबस्ट्रेट होता है उसके ऊपर होता है। जैसे यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट क्या था, जिसके सबस्ट्रेट वो होता है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करती है। तो यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट क्या था, माल्टोज। तो जो उसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रही है उसका नाम हमने क्या रखा है, यहाँ पे रखा है माल्टेज। एंड यही एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल के लिखा है, फॉर एग्जाम्पल द एंजाइम डैट कैटलाइजेस हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज इज नेम्ड एज माल्टेज। एंड यही चीज़ यहाँ पे रिएक्शन के फॉर्म में गिवन है, इसको आप देख सकते हो कि कैसे माल्टोज है देन उसके ऊपर माल्टेज ने एक्ट किया तो हमारा ग्लूकोज फॉर्म हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। अब जो एंजाइम्स है वो कैसे एक्ट करती हैं और कैसे वो रेट ऑफ रिएक्शन को जल्दी अचीव करने में हेल्प करती हैं उसके बारे में चेक करते हैं। एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज़ फॉर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो जो भी हमारे रिएक्शन होते हैं उसमें एंजाइम हमें थोड़ी सी ही चाहिए होती है, मीन्स जितना सबस्ट्रेट है उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में हमें एंजाइम कम ही चाहिए होता है। एंड बिकॉज उसने सिर्फ हेल्प करना है, पूरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, इसलिए हम स्मॉल क्वांटिटी में भी अपना रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। Similar to the action of chemical catalyst, enzymes are said to reduce the magnitude of activation energy. तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे जो हमारा केमिकल कैटलिस्ट होता है, जैसे बहुत सारे रिएक्शंस में आपने देखा होगा कि हम जो केमिस्ट्री की रिएक्शन होती है वहाँ पे आयरन होता है, हाइड्रोजन होता है, या कोई भी ऐसा हम डाल देते हैं मेटल जो क्या करते हैं, ऐसा केमिकल कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो वो क्या करते हैं, वो जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जो मतलब जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसको एक तरह से एक्टिवेट कर देता है जिससे वो प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, एंजाइम है, वो भी क्या करते हैं कि जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसको एक्टिवेट कर देता है, मीन्स उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देता है। जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है तो फिर वो जल्दी से प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। अगेन फिर यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज 6.22 kilojoule mole inverse, while activation energy is only 2.15 kJ mole when hydrolyzed with enzyme sucrase। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि जब हम सुक्रोज को ऐसे ही एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं विदाउट हम एंजाइम डाले बिना, तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। वो कितनी एनर्जी है, 6.2 किलोजोल मोल इनवर्स। बट जब हम इसमें एंजाइम डाल देते हैं सुक्रेज, तो जो सुक्रेज है वो क्या कर रहा है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर दे रहा है, मीन्स वो जल्दी हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहा है। तो अब हमें कितनी एनर्जी लग रही है, अब हमें सिर्फ 2.15 किलोजूल पर मोल इनवर्स एनर्जी लग रही है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि एंजाइम जो भी है उसका काम क्या है। तो जो भी एंजाइम है किसी भी हम रिएक्शन में डाल रहे हैं तो वो क्या कर रही है, जो मैग्नीट्यूड है एक्टिवेशन एनर्जी को उसको डिक्रीज़ कर दे रही है, तो हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो जल्दी फॉर्म हो जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले कितनी एनर्जी लग रही थी 6 और अभी कितनी लग रही है 2। तो यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो ना, तो यही है एक्टिवेशन एनर्जी जो एंजाइम की हेल्प से हम डिक्रीज़ कर रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म हो जा रहा है आफ्टर द रिएक्शन। द नेक्स्ट इज विटामिन्स। दे आर द केमिकली सब्सटेंस विच आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो विटामिन्स क्या है, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस है, ये भी ह्यूमन को चाहिए फॉर देयर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। दे कांट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, देयरफॉर नीडेड टू बी टेकन फ्रॉम आउट सोर्स।
सो जो भी विटामिन्स है वो हमारी बॉडी फॉर्म नहीं कर पाती है, तो इसलिए जो भी हमें विटामिन्स होते हैं वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। बाहर से लेने पड़ते हैं मतलब हमें हमारी डाइट में इंक्लूड करने पड़ते हैं। देयर इज़ डेफिशिएंसी देयर डेफिशिएंसी कैन कॉज वन और अदर टाइप ऑफ डिजीज़। सो अगर विटामिन जो भी है अगर हमें करेक्ट अमाउंट में, मीन्स जो वो स्मॉल अमाउंट है अगर वो हम नहीं लेते तो वो हमारे बॉडी में डिजीज़ेस कॉज करती हैं। एक या दूसरी टाइप की कोई भी ऐसी बहुत सारी डिजीज़ेस कॉज करती हैं। अब vitamins are classified into two groups depending upon their solubility in water or fat। सो जो हमारे विटामिन्स है उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर और फैट। मतलब जो भी हमारा विटामिन है उसको हम क्या करते हैं, वाटर में देखते हैं कि अगर कोई विटामिन हमारा वाटर में सॉल्युबल है तो हम उससे कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, और जो फैट में या फिर ऑयल में सॉल्युबल है उसको हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो अभी फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से, वो देखते हैं। विटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल्स बट इनसॉल्युबल इन वाटर आर केप्ट इन दिस ग्रुप। सो जो भी विटामिन्स जो हमारे फैट में सॉल्युबल है, ऑयल्स में सॉल्युबल है बट वाटर में इनसॉल्युबल है, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। एंड उसके एग्जांपल क्या है, ADEK। तो ये जो हमारे चार विटामिन्स हैं ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। दे आर स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोज फैट टिश्यू। तो जो भी हमारे वाटर सॉल्युबल जो भी हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स है वो क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी में स्टोर होके रह सकते हैं। एंड कहाँ स्टोर होते हैं, लिवर में एंड एडिपोज टिश्यू में। जहाँ पे हमारे बॉडी में ऑयल प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट होता है, वहीं पे हमारे ADE के विटामिन भी हमारी बॉडी में स्टोर होके रह सकते हैं। देन सेकेंड वन इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो अब जो भी हमारे विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल हुए एंड फैट में सॉल्युबल नहीं हुए, हमने उनको कह दिया वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो इसका एग्जांपल क्या है, ग्रुप बी विटामिन्स एंड विटामिन सी। तो ये जो दो हैं बी एंड सी, ये हो गए हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर soluble vitamins must be supplied regularly in diet because they are readily excreted in urine and can't be stored। तो जो अब हमारे वाटर soluble विटामिन्स है, जैसे हमने इसे एक बार डाइट में ले लिया तो क्या होता है कि ये वाटर में soluble हो जाते हैं एंड जब हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है तो उसके बाद ये थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हमें जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है इनकी हमेशा हमें चेक करनी पड़ती है क्वांटिटी की, हाँ ये हमारी डाइट में हमेशा प्रॉपर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो अगर नहीं जा रहे हैं तो हमारे बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस ऑब्जर्व होती हैं। तो जो एक्सेप्ट विटामिन B12 है, जो विटामिन बी है उसके ना फर्दर बहुत सारे टाइप्स है, B1 B2 B3 देन B12 ऐसे करके। तो जो B12 है, सिर्फ B12 जो है वो बॉडी में स्टोर हो सकता है, बाकी जो भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है उसमें से कोई भी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है। देन ये मैंने डायरेक्टली एक जो NCERT में डायग्राम था वही ले लिया, मैंने यहाँ पे रख लिया बिकॉज आपको फिर ज़्यादा बेटर तरीके से याद रहेगा। और कुछ बच्चे हैं जो दूसरे बोर्ड के हैं रादर देन CBSE, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे विटामिन दिया है, उसका सोर्स है एंड उससे रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज़ है। तो एग्ज़ाम्स में आपके सोर्स तो नहीं पूछते, जनरली जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वही पूछते हैं। तो ये हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। तो विटामिन ए है, विटामिन ए का सोर्स क्या है, फिश लिवर ऑयल, कैरेट्स, बटर एंड मिल्क। एंड इससे रिलेटेड जो डिजीज़ है वो क्या है, ज़ेरोप्थैल्मिया। ज़ेरोप्थैल्मिया इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, जो आई का एक पार्ट होता है कॉर्निया, वो हार्ड हो जाता है। उसकी वजह से जो भी पर्सन है उसकी विजिबिलिटी में थोड़ी सी कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगते हैं, वो प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाता है। फर्स्ट डिजीज़ ये है। और जो सेकेंड डिजीज़ है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। देन नेक्स्ट इज़ विटामिन B1। जो विटामिन B1 है उसको थायामीन भी कहते हैं। तो जो ये इसके दूसरे नाम से जैसे थायामीन है, या विटामिन B2 का है राइबोफ्लेविन, या B6 का है पायरिडॉक्सिन। तो ये सब जो नाम है आपको ये वाले नाम भी इनके याद रखने कि कभी कभी ऐसे भी पूछ ले जाता है विच इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन B1। तो आपको याद रहना चाहिए कि विटामिन B1 का जो अदर नेम है वो है थायामीन। B2 का है राइबोफ्लेविन। देन विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ेस हो रही हैं, बेरी बेरी। तो ये बेरी बेरी तो सबको याद होगा क्योंकि ये तो मेरे को लग रहा है कि क्लास 6 में भी से आप पढ़ते आ रहे हो, तो बेरी बेरी सबको याद ही होगा। देन नेक्स्ट इज़ विटामिन B2 जिसका अदर नेम है राइबोफ्लेविन। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, चिलोसिस।
चिरोसिस में क्या होता है कि जो हमारे लिप्स होते हैं, लिप्स के कॉर्नर में आप देखते हो कि वहाँ पे फिशरिंग मीन्स वहाँ पे जैसे देखते हो कि स्किन फट जाती है ना, वैसे हो जाता है कि यहाँ पे माउथ के आसपास की जो लिप्स का एरिया है वो फट जाता है, तो उसको हम कहते हैं चिलोसिस। एंड उसके अलावा और क्या हो सकता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन। अगर B2 की डेफिशिएंसी होगी तो फिर हमें और भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होते हैं एंड बर्निंग सेंसेशन होता है हमारी स्किन में। देन नेक्स्ट इज विटामिन B6, और इसका अदर नेम है पायरिडॉक्सिन, एंड इसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, कॉन्वुल्शंस। द नेक्स्ट इज विटामिन B12। B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, परनीशियस एनीमिया। जो परनीशियस एनीमिया होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारे RBC होते हैं ना उनकी काउंट कम हो जाती है। जो हमारे ऐसी डेफिशिएंसी है उसमें दो तरह की एनीमिया होती है, तो ये जो परनीशियस एनीमिया है उसमें RBC की डेफिशिएंसी हो जाती है हीमोग्लोबिन में, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है और हमारे और भी टाइप के एनीमिया है उससे। द नेक्स्ट इज विटामिन C, उसका अदर नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, एंड विटामिन C की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी। द नेक्स्ट इज विटामिन D। विटामिन D की डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स भी सबने पढ़ा होगा कि ये रिलेटेड टू बोन्स है, एंड विटामिन D की वजह से जो भी मेनली डेफिशिएंसीज होती है वो सब हमारे बोन्स पे ही ऑब्जर्व होती है। बिकॉज जो सेकंड आप देखोगे जो ऑस्टियोमलेशिया है उसमें भी क्या होता है कि जो बोन्स होते हैं बोन की डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, जो कैल्शियम लेवल होता है जो बोन्स को फॉर्म करने में हेल्प होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। उसकी वजह से बोन्स क्या होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती है, एंड वो अगर कोई गिरता है या उसको चोट लगती है तो बोन्स के टूटने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। या फिर जो जॉइंट्स होते हैं ना वो जॉइंट्स भी उतने स्ट्रांग नहीं रहते, तो जो एडल्ट हैं उनके में पेन ज़्यादा होने लग जाता है। तो जो ये रिकेट्स है ये चिल्ड्रन में ऑब्जर्व होता है, एंड जो ऑस्टियोमलेशिया है वो एडल्ट में ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट इज़ विटामिन E। विटामिन E अगर डेफिशिएंट होता है पर्सन तो उसकी जो RBCs होती है वो बहुत वीक हो जाती है, एंड उसकी मसल वीकनेस हो जाती है। मीन्स RBC बहुत जल्दी रप्चर हो सकते हैं एंड मसल का भी अगेन वीकनेस हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज़ विटामिन K। विटामिन K की डेफिशिएंसी होती है तो हमारा ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। मीन्स जैसे अगर एक नॉर्मल पर्सन है अगर उसको चोट लगी तो उसकी ब्लड क्लॉट होने का टाइम मान लो अगर 5 to 7 मिनट्स है, तो अगर कोई पर्सन डेफिशिएंट है विटामिन K से तो उसका क्या होगा कि उसका ब्लड 5 to 7 मिनट्स के अंदर रुकेगा ही नहीं, मीन्स क्लॉटिंग उसकी होगी ही नहीं और ब्लड ज़्यादा रिलीज़ होता जाएगा उसको अगर छोटा सा भी वोंड लगा है तो। उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो जो पर्सन है उस पर्सन के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड कम हो सकता है, देन हमें अलग से ब्लड सप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी ये विटामिन्स है ये हमें हमारी डाइट में लेना इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेसिफिकली कौन से ज़्यादा लेने हैं, B and C, बिकॉज ये क्या है वाटर सॉल्यूबल है एंड ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। तो जो लिपिड्स है या जो फैट्स हैं वो भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स का ही पार्ट है, बट उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते इसलिए वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। एंड न्यूक्लिक एसिड ही अब इसका लास्ट पार्ट है और इसको भी अब कंप्लीट करते हैं, एंड इसको भी अच्छे से जैसे बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से फोकस करके पढ़ा और अच्छे से याद रखा, एंड इसको भी वैसे ही ध्यान रखना है। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर इन विच न्यूक्लियोटाइड आर मोनोमर्स। सो जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है, पॉलीमर है, और वो किससे फॉर्म हो रहा है, वो फॉर्म हो रहा है रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। तो अभी यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड एक न्यू टर्म है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, अब न्यूक्लियोटाइड के बारे में इस स्लाइड में है, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। Then next is these are biomolecule present in nuclei of all living cell in form of nucleoprotein. So जो न्यूक्लिक एसिड है ये जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है, जो डीएनए है वो डीएनए का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, या जो आपने पढ़ा होगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की कुछ कॉइलिंग होती है और उसके बाद वो एक सेल में प्रेजेंट होता है, तो उसी को हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। एंड जब ये पूरा कॉइलिंग होती है या फिर इसकी पैकेजिंग होती है तो जो हमारा डीएनए होता है डीएनए के साथ में कुछ प्रोटीन भी होते हैं जैसे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, तो वो प्रोटीन कंबाइन करते हैं एंड उसके बाद से वो पैकेट होकर डीएनए में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं एंड कंबाइन हो रहे हैं, एक बड़ा सा पॉलीमर फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। द नेक्स्ट इज
दे हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सो जो भी हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, तो वो हेल्प कर रहा है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स में एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में कैसे हेल्प कर रहा है, जो हमारा डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, तो क्या होता है इसकी पहले रेप्लिकेशन होती है तो ये सिंगल स्टैंड में आता है, एंड आफ्टर रेप्लिकेशन इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, देन इसमें ट्रांसलेशन होता है। तो जो बाद में ये पूरा प्रोसेस होता है, इसी के प्रोसेस में ही हमारा प्रोटीन फॉर्म होता है। तो अब बिकॉज प्रोटीन कब फॉर्म होगा, जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो और ट्रांसलेशन होगी, और वो कैसे हो रही है, वो डीएनए को देख के ही हो रही है। तो अब डीएनए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जा रहा है कि अगर डीएनए होगा ही नहीं तो उसकी प्रोटीन सिंथेसिस होगी ही नहीं, बिकॉज ना उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, ना ट्रांसलेशन होगा, ना रेप्लिकेशन होगा, तो फिर हमारा प्रोटीन तो फॉर्म होगा ही नहीं। तो हमारा जो भी डीएनए है उसका दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है, एक क्या है, एक है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स एंड सेकंड क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो अब जो न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे फॉर्म होता है, जो न्यूक्लियोटाइड है उसके तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर ये रहा जो हमारा शुगर है, शुगर मोइटी, जिसके साथ हमारा नाइट्रोजनस बेस है वो यहाँ पे ऐड होता है, एंड ये है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। तो जब ये तीनों चीज़ें कंबाइन होती है, जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, पेंटोज शुगर है एंड नाइट्रोजनस बेस, तो हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में हमारा क्या नहीं होता है, न्यूक्लियोसाइड में हमारा फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। तो इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जो न्यूक्लियोसाइड है उसमें हमने साइड कर दिया फॉस्फेट को, तो जो फॉस्फेट हटा देने के बाद जो चीज़ बच जाती है वो हो जाती है हमारी न्यूक्लियोसाइड। एंड न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, तीनों चीज़ें प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड एडेनिन। देन नेक्स्ट इज नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स, प्यूरिन एंड pyrimidines। सो जो हमने यहाँ पे ये देखा ना, हमारा एडेनिन जो नाइट्रोजनस बेस है ये टू टाइप्स के होता है। नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स, प्यूरिन एंड pyrimidines। सो अभी जो हमने यहाँ पे देखा था ये नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ये टू टाइप्स के होते हैं। तो दो दो टाइप है, वो है प्यूरिन एंड pyrimidine। तो जो प्यूरिन है उसका एग्जाम्पल है एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड जो pyrimidines है उसके तीन एग्जाम्पल है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। तो जो एडेनिन है वो हमेशा बॉन्ड फॉर्म करता है थायमिन के साथ, एंड वो कौन सी बॉन्ड होती है, वो ऑलवेज होनी चाहिए डबल बॉन्ड। ऐसा नहीं है कि जब अगर एडेनिन बॉन्ड किया थायमिन के साथ तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है, ऑलवेज वहाँ पे डबल बॉन्ड ही फॉर्म होती है। एंड जो साइटोसिन है वो हमेशा पेयर करता है ग्वानिन के साथ, एंड वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होती है। अब जो न्यूक्लिक एसिड है वो दो टाइप्स के हैं, एक है डीएनए एंड दूसरा है आरएनए। तो जो डीएनए है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड जो आरएनए है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो जो भी अब हमारी ये दोनों डीएनए एंड आरएनए, इनका जो पेंटोज शुगर होता है वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए हम डीएनए को डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं एंड आरएनए को ओनली राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए ऑकर इन न्यूक्लियस ऑफ सेल, इट हैज़ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। तो जो डीएनए है ये सारे जितने भी हमारे सेल है जहाँ पे भी डीएनए प्रेजेंट होगा वो ऑलवेज या तो न्यूक्लियस में होता है या तो थोड़ा सा पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये हमेशा डबल स्टैंडर्ड में ही होता है। और जो आरएनए है वो जहाँ भी प्रेजेंट होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड में होगा। तो ये मैं आपको साइमल्टेनियसली डिफरेंस बता रही हूँ आरएनए एंड डीएनए के बीच में, तो आप इसको नोट करके रख सकते हो बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन नेक्स्ट, जो डीएनए है वो कैसे फॉर्म होता है, तो डीएनए फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर से, देन नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस में क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, एंड pyrimidines में थायमिन एंड साइटोसिन, जहाँ पे एडेनिन क्या करता है, पेयर करता है थायमिन के साथ, एंड गुआनिन पेयर करता है साइटोसिन के साथ, एंड फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। उसके बाद डीएनए है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, एंड रेप्लिकेशन के बाद उसकी देन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है। और डीएनए क्या करता है, डीएनए हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो डीएनए का एक ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स या फिर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देन नेक्स्ट इज आरएनए, इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, इट कंसिस्ट ऑफ राइबोस शुगर। अब ये देख सकते हो कि यहाँ पे क्या डिफरेंस आया, राइबोस शुगर एंड वहाँ पे था डीऑक्सी राइबोस शुगर। देन नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, गुआनिन, एंड नेक्स्ट इज pyrimidines में क्या है, साइटोसिन एंड यूरेसिल। अब क्या यहाँ पे एक डिफरेंस आया है वो भी आपको ध्यान रखना है, क्या डिफरेंस आया हमारे प्यूरिन्स एंड pyrimidines में,
जो हमारे डीएनए था, डीएनए में हमारा प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स में एडेनिन, ग्वानिन था एंड थायमिन, साइटोसिन था, जहाँ पे हमारा ए एंड टी बाइंड करा था। ए और टी डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं एंड जी एंड सी के बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। बट अभी आरएनए में क्या हो रहा है, अब हमें एडेनिन को किसके साथ बाइंड करना पड़ रहा है, यूरैसिल के साथ डबल बॉन्ड, एंड जो ग्वानिन है वो फॉर्म करेगा ट्रिपल बॉन्ड विथ साइटोसिन। तो ये एक डिफरेंस आया। देन सेकंड क्या है डिफरेंस, हमने क्या देखा कि जो हमारा डीएनए है वो हमेशा न्यूक्लियस में प्रेजेंट है एंड आरएनए कहाँ है, सेल में है। देन थर्ड डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारा डीएनए में शुगर है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर है एंड जो आरएनए में है वो हमारा ओनली राइबोस शुगर है। देन नेक्स्ट एक और डिफरेंस क्या है कि जो हमारा डीएनए है उसका फंक्शन क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। बट बिकॉज जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, तो जो वो एग्जैक्ट है वो एग्जैक्ट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जब वो ट्रांसफ़र होता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। अब फॉस्फेट ग्रुप तो दोनों में प्रेजेंट ही है। देन इट हैज़ सिंगल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। जो डीएनए था वो हमारा डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर था और जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये भी अगेन एक डिफरेंस है। देन इट डज़ नॉट अंडरगो रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन कब होती है, जब वो डबल स्टैंडर्ड होता है तो उसकी अनकॉइलिंग होती है, फिर उसके बाद रेप्लिकेशन होता है। तो आरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड है ऑलरेडी, तो उसमें रेप्लिकेशन होती नहीं है। एंड क्या है, जो डीएनए है, डीएनए हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में एंड आरएनए क्या करता है, आरएनए कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो आरएनए होता है, आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं, एक आरआरएनए, एक एमआरएनए एंड एक टीआरएनए। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में हेल्प करते हैं। तो ये डिफरेंस है डीएनए एंड आरएनए में कि जो आरएनए है वो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में एंड जो डीएनए है, डीएनए की वजह से होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये अगेन एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये रहा जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ये उसका डायग्राम है एंड ये राइबोस शुगर है। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा सेकंड कार्बन है, यहाँ पे 2 दोनों में मार्क किया हुआ है, तो सेकंड जो कार्बन है वो देख सकते हो कि जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है या जो डीएनए का पेंटोस शुगर है, वहाँ पे यहाँ पे OH नहीं होता है, ये O हट जाता है, इसलिए डीऑक्सी इसका नाम है, मीन्स ऑक्सीजन हटा दिया है। 2 डीऑक्सीराइबोस मीन्स जो सेकंड कार्बन का ऑक्सीजन है वो रिमूव कर दिया है, इसलिए डीऑक्सीराइबोस शुगर हो गया है। एंड जो आरएनए है वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए उसका नॉर्मल नेम है राइबोस शुगर। तो आप समझ गए होगे अब जितने भी डिफरेंस थे डीएनए एंड आरएनए में। द नेक्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। प्राइमरी स्ट्रक्चर, द न्यूक्लिक एसिड आर फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सो जो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे फॉर्म होता है, वहाँ पे कंडेंसेशन होती है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की। जैसे आपने देखा था कि जब कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, 2 मोनोसेक्राइड्स आते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं विथ अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वैसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं एंड वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होती है हम उसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। जो न्यूक्लियो एसिड में जो बॉन्ड फॉर्म होती है उसको हम क्या कह रहे हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये पॉइंट आप मार्क कर लेना, शायद मैं यहाँ पे डालना भूल गई हूँ, तो आप ये पॉइंट अपने नोट्स में स्पेसिफिकली इसको स्टार मार्क करके लिख लेना, बिकॉज ये भी एक इम्पॉर्टेंट बॉन्ड है जो न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होती है। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स produce phosphoric acid and nucleoside. It means nucleoside on hydrolysis form pyrimidine bases and sugar moiety. तो जैसे हमारे पॉलीसेक्राइड्स थे तो उनकी जब हाइड्रोलिसिस हो रही थी तो हमारे पास क्या बन रहे थे, हमारे पास ऑलिगोसेक्राइड्स बन रहे थे एंड मोनोसेक्राइड्स। तो वैसे ही जब हमारा एक न्यूक्लिक एसिड है तो जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, हमारे पास फॉर्म होता है एक फॉस्फोरिक एसिड एंड न्यूक्लियोसाइड। एंड न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, हमारा प्यूरिन और पिरिमिडिन्स या जो भी नाइट्रोजनस बेस है वो, और हमारा शुगर मोइटी। द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसी के रिपीटिंग यूनिट बार बार एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं एंड हमारा पूरा एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं। देन फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन एक न्यूक्लिक एसिड का मेजर फंक्शन है, तो वो क्या है, द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेल is contained in the sequence of bases A, T, G, C in DNA molecule। तो जो भी हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो इन 4 बेसिस के
फॉर्मेशन से ही बनता है एक किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ये जो ATGC का जो सीक्वेंस होता है ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है और इसके वजह से ही हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होता है DNA में। इन द एग्जैक्ट सेल डिवीजन DNA molecules replicate and make exact copy of themselves, so each daughter cell will have DNA identical to the parent cell. सो जब भी सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन से पहले क्या होता है, उस सेल में सेल की DNA की रेप्लिकेशन होती है। ये आपने सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब भी सेल डिवीजन में जाता है उससे पहले उसका G1 S फेज़ या G0 फेज़, ये बहुत सारे फेजेस आते हैं, G1 G2 एंड S फेज़। तो उन फेजेस में क्या करता है, सेल प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन के लिए। तो वो वहाँ पे अपना DNA रेप्लिकेट करता है, प्रोटीन के नंबर बढ़ाता है कि जो भी अगर सेल डिवाइड करेगा पेरेंट सेल से, वो जब भी डॉटर सेल बना रहा है तो वो 2 डॉटर सेल बना रहा है। तो जितनी भी ऑर्गेनलीज है वो सब या जो भी DNA है वो दोनों डॉटर सेल में इक्वली डिवाइड हो, तो इसलिए वो सब चीज़ें प्रिपेयर करता है। तो अगेन रेप्लिकेशन में भी क्या हो रहा है कि जो DNA है वो एग्जैक्टली जितना पेरेंट में है उतना ही रेप्लिकेट कर रहा है, मीन्स अपना नंबर ट्वाइस कर रहा है। एंड जब वो डिवाइड करता है तो वो अपने डॉटर सेल जो फॉर्म होते हैं दोनों में इक्वली डिवाइड करता है। इसी की वजह से जो डॉटर सेल हैं वो अपने पेरेंट सेल के साथ आइडेंटिकल होते हैं। देन सेकेंड फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कोडेड ऑन DNA हैज़ टू बी ट्रांसलेटेड एंड एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन विच परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन इन द सेल। तो अब जो भी सीक्वेंस है ये DNA का, ये एक सेल में या एक DNA का फिक्स्ड होता है। तो वो फिक्स्ड होता है तो वो क्या होता है, वो उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन होती है एंड ट्रांसक्रिप्शन होती है एंड उसकी की वजह से एक स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर्म होता है। एंड जो भी प्रोटीन फॉर्म होता है उसकी भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होती है। जैसे कि जो इंसुलिन है वो एक प्रोटीन हार्मोन है या पेप्टाइड हार्मोन है, तो उसका एक फिक्स सीक्वेंस है कि हाँ ATGC एंड इसके बाद अगेन CGAT, कुछ भी ऐसे होना, ये मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। तो ये उसका एक फिक्स पैटर्न है, उसी पैटर्न को देख के उसकी ट्रांसलेशन होती है, उसी को देख के उसकी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ प्रोसेस होते हैं एंड उसके बाद वो फॉर्म होता है। और जब वो फॉर्म होता है तो उसका फंक्शन भी फिक्स है कि अब इंसुलिन फॉर्म हुआ है तो वो क्या करेगा, वो ग्लूकोज को ही मॉनिटर करेगा। ये नहीं है कि हमारे बॉडी में कोई अदर हार्मोन है तो उसको जाके वो रेगुलेट करेगा, नहीं, वो सिर्फ इंसुलिन को ही रेगुलेट करेगा। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो 2 पार्ट्स में होती है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। Gene and genetic code. Each segment of DNA molecule that code for specific protein or polypeptide is known as gene. तो जो DNA का एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है, हम उसको क्या कहते हैं, जीन। एंड जो जीन होता है वो एक छोटा सा सीक्वेंस होता है जहाँ से हम एक प्रोटीन फॉर्म कर सकते हैं, उसी को हम जीन कह रहे हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट एंड द अमीनो एसिड आर कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। तो ये आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी अमीनो एसिड है वो कोड करते हैं न्यूक्लियोटाइड की ट्रिपलेट। 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे ये T है, ये G है एंड ये मैं एक एग्जैक्ट एग्जांपल ही बोलती हूँ, ये जो AUG होता है ये हमारे एक ट्रिपलेट हो गया जेनेटिक कोड का एंड ये कोड करता है मीथ्योनिन के लिए। एंड मीथ्योनिन क्या होता है, वो स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन की तरह एक्ट करता है। ये पूरा जो है ये पूरा एग्जैक्टली हम जहाँ पे जब DNA के सीक्वेंस एंड सब कुछ पढ़ेंगे बायो के चैप्टर में, वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगी। यहाँ पे जस्ट मैं ये एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि ये जो AUG है ये ट्रिपलेट है एंड ये न्यूक्लियोटाइड का ट्रिपलेट है एंड ये कोड करता है फॉर अमीनो एसिड मीथियोनिन के लिए। और मीथियोनिन क्या होता है, मीथियोनिन स्टार्ट या स्टॉप कोडॉन की तरह हेल्प करता है। मीन्स अगर ये कहीं भी हमारे AUG सीक्वेंस आ गया हमारे पूरे DNA में तो इसका मतलब क्या होगा, या तो यहाँ से स्टार्ट होना है प्रोटीन सिंथेसिस या तो यहाँ पे स्टॉप करना है प्रोटीन सिंथेसिस। एंड ये किसकी हेल्प से होता है, ये tRNA की हेल्प से हम चेक कर पाते हैं कि कब यहाँ पे स्टार्ट करना है एंड कब यहाँ पे स्टॉप करना है। देन नेक्स्ट क्या है, म्यूटेशन। इट इज़ अ केमिकल चेंज इन DNA मॉलिक्यूल विच लीड टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विद चेंज अमीनो एसिड सीक्वेंस। तो म्यूटेशन क्या है कि जो भी DNA है, DNA में एक केमिकल चेंज आता है जिसकी वजह से हमारा प्रोटीन जो है वो अलग फॉर्म हो जाता है। एंड वो प्रोटीन अलग क्यों फॉर्म होता है, बिकॉज अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। मान लो अभी हमारा इतना बड़ा सीक्वेंस है, यहाँ पे मान लो A है, T है, G C U एंड यहाँ पे T है। तो अब मान लो यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज आया जिसकी वजह से यहाँ पे G के जगह पे अब आ गया C एंड पूरा का पूरा सीक्वेंस सेम है, बट एक कोडॉन जो है या एक जो है हमारा ये न्यूक्लियोटाइड वो चेंज हो गया।
तो उसकी वजह से क्या होगा कि एंटायर सीक्वेंस चेंज हो जाएगा और जो हमारा प्रोटीन फॉर्म होगा वो अलग बनेगा। मीन्स पहले जो बन रहा था अब वो नहीं बनेगा, कोई और चीज़ बन जाएगी। तो उसकी वजह से अब हमारा प्रोटीन कुछ और फॉर्म हो गया एंड उसकी फंक्शन चेंज हो जाएगी। तो हम इसी चीज़ को क्या कह रहे हैं, हम इसी को कह रहे हैं म्यूटेशन। देन लास्ट हॉर्मोन्स। Hormone are molecule that act as intracellular messenger. They are produced by endocrine glands in the body and are poured directly into the bloodstream which transport them to the site of action. So जो hormones हैं वो क्या है, intracellular messenger है, मीन्स वो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स में मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए हम उसे क्या कर रहे हैं, इंट्रासेल्यूलर मैसेंजर्स। और वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। वो फॉर्म होते हैं हमारी बॉडी में ही और वो डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं। एंड जैसे हमारा ब्लड पूरे बॉडी में मूव कर रहा है तो वैसे ही वो हार्मोन्स भी पूरे बॉडी में मूव करते हैं एंड वो जाते हैं जहाँ पे उनका साइट ऑफ एक्शन हो, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड। दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन बॉडी। द रोल ऑफ इंसुलिन इन कीपिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन द नैरो लिमिट। सो अब हार्मोन्स क्या हैं, जो हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि हमारे बॉडी का जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उसको मेंटेन कर रहे हैं। एंड अगेन यहाँ पे इंसुलिन का एग्जांपल दिया है कि इंसुलिन क्या कर रहा है कि जो हमारा ब्लड ग्लूकोज है उसको विद इन नैरो लिमिट, मीन्स जितनी लिमिट होनी चाहिए, मान लो कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है वो होनी चाहिए 70 to 120 mg के बीच में। तो क्या करता है जो इंसुलिन है वो हेल्प करता है कि हमारा ब्लड लेवल जो है वो 70 to 120 mg के बीच में ही रहे। अगर इससे कम होगा तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है एंड इससे ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, जो जनरली उसके लिए फिर लोग मेडिसिन लेते हैं कि हमारा ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाए। तो ये वर्क है इंसुलिन का, बट जब इंसुलिन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता है तो हमें मेडिसिन की हेल्प से उसे मेंटेन करना पड़ता है। इंसुलिन इज़ रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू रैपिड rise in blood glucose level. On the other hand, hormone glucagon tends to increase the glucose level in the blood. Two hormones together regulate glucose level in the blood. So जो इंसुलिन है वो कब रिलीज़ होता है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो इंसुलिन का काम है कि बढ़े हुए ग्लूकोज को कम करना। एंड एक और हार्मोन है जिसको हम कह रहे हैं ग्लूकागॉन। तो ग्लूकोन का काम है कि जब हमारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है तो वो कहीं से भी बॉडी में कहीं से भी ब्रेक डाउन करें एंड ग्लूकोज का लेवल बढ़ाए, जिससे बॉडी को एनर्जी मिले एंड वर्क करे। तो ये जो दोनों हार्मोन हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये दोनों एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं मेंटेन करने के लिए बॉडी का ग्लूकोज लेवल, जिससे कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। देन लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. I hope you understand everything from this chapter and you will be doing well from this chapter in your exams.